हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तैयारी निश्चित रूप से कंटिन्यूटी के साथ और जोरदार चल रही होगी, और इसको मेंटेन भी रखना है, क्योंकि आने वाले 3 महीने में आपकी बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं। चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट हो, उसकी भी परीक्षा की संभावना नवंबर से पहले तो लग नहीं रही है। और आपके बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की परीक्षा भी आप मान करके चलिए कि बहुत लंबा समय अब नहीं लगेगा, और यह भी एग्जामिनेशन आपके अक्टूबर नवंबर तक तो होनी ही होनी है। तो इसीलिए आपके आगे आने वाले 1.5 से 2 महीने बाद कई सारी एग्जामिनेशन जो आपकी ड्रीम जॉब्स हैं उसकी एग्जामिनेशन आने वाली है। तो आपका ये जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। एक एक पल का उपयोग करिए, जीता और मेहनत करिए, और सफल होकर अपने घर परिवार का नाम भी रोशन करिए और अपनी जिंदगी को भी बदलिए। आइए हम आज चर्चा करते हैं टेस्ट 32 के प्रश्नों पर, जो कि आपका कंडक्ट हो चुका है। और आप सभी जानते हैं कि एवरी सैटरडे एंड संडे शाम 7 से 8:30 PM के बीच में हमारे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, बाजार समिति सेंटर, भिगना पहाड़ी सेंटर और किसान कोल्ड स्टोरेज सेंटर जो पटना में स्थित है, वहां ऑफलाइन में यह टेस्ट होती है। और यही टेस्ट ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर BSPSCL फुल टेस्ट सेशन 4 में कंडक्ट हो रही है। तो आप उससे जुड़िए और टेस्ट को दे करके अपनी तैयारी को मजबूत आधार देने का काम करिए। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखिए आपके बीच है 35 SWG। सब लोग जानते हैं SWG जो है वो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? तार का व्यास मापते हैं। क्या मापते हैं? तार का व्यास। और ये तार का व्यास हमें कैसे बताता है? मिलीमीटर में बताता है, तार की मोटाई को बताता है। क्लियर? अब आपसे कह रहा है 35 SWG है, पैरेलल में हमने कितने स्ट्रैंड लगाए हैं? 3 स्ट्रैंड हमने लगाए हैं, और एक स्ट्रैंड में करंट कितनी जा सकती है? 5 एम्पियर। उसके बाद आपसे कहा है पैरेललाइजेशन फैक्टर। पैरेललाइजेशन फैक्टर वो 0.8 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है करंट रनिंग ऑफ द फ्यूज। आपको रनिंग करंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो प्रश्न है देख करके थोड़ा सा अलग जैसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। तो हमारी करंट की रेटिंग कितनी हो गई? मेरी करंट की रेटिंग यहाँ पर साथियों 5 एम्पियर हो गई। ठीक है। उसके बाद आपको कितने स्ट्रैंड हो गए? तो स्ट्रैंड्स हमारे पास 3 हो गए। पैरेललाइजेशन फैक्टर, पैरेललाइजेशन फैक्टर PF का मान 0.8 हो गया। बहुत आसान है ये सवाल। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में है साथियों, आप जानते हैं हमारी फ्यूज की धारा, कितनी धारा जा रही है फ्यूज से, अगर वो निकालना है तो सीधे सीधे हम करंट रेटिंग गुना स्ट्रैंड की संख्या इनटू पैरेललाइजेशन फैक्टर, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 12 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा साहब। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, एक बहुत अच्छी सूचना मैं आपको दे देता हूं। चलिए कुशवाहा जी, ऐसा है मुन्ना कुमार जी कि तांती या फिर और भी कई ऐसे जाति वर्ग के वर्गों को थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट किया गया है। वो पहले SC में थे, अब OBC में, EBC में डाल दिया। कोई पहले EBC में था तो उसको चेंज कर दिया। ये सब जो थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है, उस चेंजिंग से जिन बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया है उन्हें जरा भी घबराना नहीं है। आप देख रहे हैं कि कल एक नोटिस आई है जो BPSC TRE 3 के लिए है। उसमें स्पष्ट मेंशन कर दिया है तांती तत्वा जाति के जो भी छात्र हैं उनके लिए पोर्टल का एक निर्धारित डेट दिया है। उस डेट पर पोर्टल खुल रही है
और उसमें वह अपने जाति के ऑप्शन को चेंज कर लेंगे और देन फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है, तो यानी यह जो समस्याएं थी, जो आरक्षण की पद्धति में थोड़ा बढ़ाया गया था, उसके पुनः लागू होने की संभावना नहीं है। पुरानी ही प्रणाली आगे लगने वाली है और पुरानी ही प्रणाली पर वैकेंसी की प्रक्रिया होनी है। तो जिन भी छात्रों को थोड़ा सा ये दिक्कत झेलना पड़ा था, उनको घबराना नहीं है। आने वाले बहुत ही जल्द समय में, निकट भविष्य में आपके एग्जामिनेशन से पहले मुझे लगता है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड भी आपको जाति परिवर्तित करने का, विशेष रूप से उन छात्रों को जिनका कैटेगरी चेंज हुआ है, उसे दिया जाएगा समय। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी परीक्षा की प्रक्रियाएं होंगी, इसलिए जरा सा भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, पढ़ाई जी जान से करना है। अब यहां देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा ऐसी प्रकाश व्यवस्था जिसमें 60 से 90% निर्गत प्रकाश ऊर्ध्वमुखी है, यानी 60 से 90% प्रकाश जो है वो ऊपर जा रहा है, अब मात्र आपका 10 से 40% क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। यह जो व्यवस्था होती है, आप समझ लीजिए, यह व्यवस्था कौन सी होती है? यह व्यवस्था सेमी इनडायरेक्ट होती है। क्या होती है? सेमी इनडायरेक्ट होती है। छात्रों, हम लोग सेमी इनडायरेक्ट व्यवस्था का प्रयोग जो है ये सजावटी लाइटों में करते हैं। किस में करते हैं? सजावटी प्रकाश हेतु करते हैं। और इसमें छाया आप जानते हैं नहीं बनती है, शैडो बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो हमारा उत्तर तो आ गया सेमी इनडायरेक्ट। देखिए, हमारी जो लाइटिंग व्यवस्था है वो कई प्रकार की है। सबसे पहले डायरेक्ट लाइटिंग है। इसमें हमारा 90 से 100% प्रकाश नीचे आता है। क्या होता है? इसमें 90 to 100 क्या होता है? प्रकाश नीचे आता है। ऊपर 0 से लेकर 10% ही जाता है। इनडायरेक्ट में आप देख लीजिए, 90 to 100 ऊपर ही जाता है, नीचे मात्र 0 से 10% आता है। सेमी डायरेक्ट की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है 60-40 का क्या रहता है? एनालिसिस। यानी आपका सेमी डायरेक्ट में आप ध्यान रखिएगा, सेमी डायरेक्ट की बात अगर करते हैं तो मेरा जो है ना, आपका 60 से लेकर 90% नीचे आता है और 10 से लेकर के 40% आपका ऊपर जाता है। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है सेमी इनडायरेक्ट में, 60 से 90% ऊपर जाता है और आपका 10 से 40% नीचे आता है। डिफ्यूज में तो यूनिफॉर्मली हर एक दिशा में आपकी प्रकाश जाती है, सभी जगह समान मात्रा में बटती है। इसीलिए हम लोग राइट आंसर क्या कर देंगे? हमारा राइट आंसर होगा सेमी इनडायरेक्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा टेक स्टार साहब, चमक भी नहीं होती है और परछाई यानी छाया भी नहीं होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है बिजली विभाग में। चलिए, ये तो बहुत खुशी की खबर है। जहां भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है वहां से आप क्या करें? बिल्कुल केयर करें, ध्यान दें। ठीक है ना? आइए साहब। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है साथियों, कई बार कहा गया है कि अगर चरित्र गया तो सब चला गया, अगर स्वास्थ्य गया तो निश्चित थोड़ा नुकसान हुआ है, धन गया तो कुछ नहीं गया, क्योंकि धन कभी शाश्वत होता नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य अगर बिगड़ रहा है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। खास करके अभी परीक्षा का समय है, आने वाला 3 महीना बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है और काफ़ी केयरफुल रहना है। मौसम का परिवर्तन आपके स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से प्रभाव डालता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य को भी सही रखना है, अनवरत मेहनत भी करना है और सफल भी होना है। ये परीक्षा सिर्फ आपके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होनी है, आपके दैनिक दिनचर्या में भी होनी है, आपके डे नाइट के रूटीन में भी होना है। तो आप पूरी तरह से अलर्ट रहिए, सजग रहिए, एक्टिव रहिए और अपने कैरियर में अपने लक्ष्य को पाने के लिए डेडिकेटेड रहिए। निश्चित रूप से ध्यान रखिए अपने आप का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये दिया गया जो सिंबल है वो क्या बताता है साथियों? तो आप देख लीजिए, यह सिंबल हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक क्वेसेंट इंस्ट्रूमेंट को बताता है।
ये क्वोशेंट इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, तो आप जरा ध्यान रखिएगा, दो राशियों के अनुपात को क्या करता है, दो राशियों के अनुपात की गणना करता है। याद रखेंगे, दो राशियों के अनुपात की गणना करता है। ठीक है साथियों, ये हमेशा के लिए आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये रामबाण बैच है, बहुत सारे छात्र इससे जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाइए। ये बैचेज जो हैं इसमें हम थ्योरी का भी डिटेल रिवीजन करा रहे हैं और इसमें एडिशनल न्यूमेरिकल्स भी करा रहे हैं। बाकी जब हम कंप्लीट रिवीजन करा देंगे थ्योरेटिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव का, तो स्पेशल हम क्वेश्चंस भी यहाँ पर विशेषकर न्यूमेरिकल का भी इस बैच में करवाएंगे। 4 से 6 PM के बीच में ये क्लासेस चल रही है और ये आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जहां इसे ऑनलाइन में 499 में परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन में यही क्लासेस बाजार समिति सेंटर पर उपलब्ध है। इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 7070177240 पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता थी। बिल्कुल सही है, सिंक्रोनस मोटर को तो हम लोग डबल एक्साइटेशन देते हैं, इसके स्टेटर में देते हैं एक्साइटेशन। क्या करते हैं, इसको हम लोग ध्यान रखिएगा, डबल उत्तेजन देते हैं। स्टेटर में देते हैं 3 फेज AC सप्लाई और इसके रोटर में देते हैं DC सप्लाई। उसके बावजूद भी यह स्टार्ट नहीं होती। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है, हमें पोनी मोटर का यूज करना पड़ता है और तो और हमें साहब यूज करना पड़ता है डैम्पर वाइंडिंग का। किसका यूज करना पड़ता है, डैम्पर वाइंडिंग का यूज करना पड़ता है, तब स्टार्ट होती है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर के सुधार के लिए करते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन अब जरा समझिए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट द रीजन इज दैट कि ऑप्शन ए का कारण भी नहीं है। इसका कारण है साहब कि हमारी निश्चित रूप से इसका कारण नहीं है, तो आप उत्तर क्या दीजिएगा, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो रीजन है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, वो समस्या यहां पर है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, तो कह रहा है कि क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, ये कह रहा पावर फैक्टर सुधारता है। भाई बात तो सही है, पावर फैक्टर सुधारता है, लेकिन पावर फैक्टर सुधारता है इसीलिए सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ये रीजन नहीं है। समझ गए? तो हमारी रीजन जो है आप ध्यान रखिएगा, द मेन रीजन नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होने का क्या है, तो आपकी रोटर की जो चुंबकीय क्षेत्र है वह स्टेटर की चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष समान गति पर नहीं होती हैं। दोनों की स्पीड क्या होती है, डिफरेंस क्रिएट करती हैं। परिणाम होता है मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती और परिणाम जिसके वजह से हमारा यह स्टार्ट नहीं हो पाता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है। मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग जब हम करते हैं तभी जाकर के सिंक्रोनस स्पीड पर, फिक्स स्पीड पर यह हमें अवेलेबल हो पाता है। तो राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, अभी जो टेस्ट हम आपके बीच डिस्कस कर रहे हैं, यह टेस्ट आप सेशन 4 के माध्यम से जुड़ सकते हैं और सेशन 4 भी मुझे लगता है अपने आखिरी चरण में है। हम लोग बहुत ही जल्द क्या करेंगे, सेशन 5 की ओर भी बढ़ेंगे। तो ये आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करके आप इसे जुड़ सकते हैं। चलिए व्याख्या नहीं करता है विद्यार्थी जी, ठीक है ना। चलिए कौन सी डिवाइस पावर पल्स को विविध यांत्रिक गति में परिवर्तित करती है, यानी पावर पल्स को डिस्क्रीट मैकेनिकल मोशन। आप जानते हैं कंटिन्यूअस मोशन होता है जो लगातार आपकी रोटेशन रोटर में हो रही है, और डिस्क्रीट होता है ऐसे 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 ऐसे, यानी पल्स पल्स के रूप में, पल्स पल्स के रूप में। यानी आपका थोड़ा सा चला फिर रुका, फिर थोड़ा चला फिर रुका, फिर थोड़ा चला फिर रुका, फिर चला फिर रुका, यानी आपको साहब स्टेप्स स्टेप्स में मूवमेंट होता है। क्या होता है, स्टेप्स स्टेप्स में मूवमेंट होता है। ठीक है, ये जो स्टेप्स स्टेप्स में मूवमेंट होता है ये स्टेपर मोटर का काम है, और स्टेपर मोटर को हम प्रिंटर में यूज करते हैं,
ठीक है। आपका जितना भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, टेली प्रिंटर है या नॉर्मल प्रिंटर है या फिर फोटो आप प्रिंट करवाते हैं शॉप में जा करके, वहाँ भी आप देखते होंगे धीरे 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 करके स्टेप 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 में मूवमेंट होता है। तो यानी स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखिएगा कि हमारी जो स्टेपर मोटर होती है, इसी के माध्यम से हम लोग बड़ी आसानी से स्टेप्स मूवमेंट प्राप्त कर पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यानी यह जो है ना स्टेपर मोटर, यह सिंगल फेज का जो है ना एक प्रकार का सिंक्रोनस मोटर आप कह सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग फ्लॉपी डिस्क वगैरह का संचालन करने के लिए भी, और फिर आपका विशेष रूप से प्रिंटर में, फोटोकॉपी मशीन में, जिरोक्स मशीन में हम इसका विशेष प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिया गया आरेख दिखा रहा है तो स्पष्ट है, यहाँ पे लैंप होल्डर है, यहाँ टू वे स्विच है, यहाँ पे टू वे स्विच है, यहाँ न्यूट्रल है, अर्थ है और लाइन का टर्मिनल है। तो हम लोग इसके माध्यम से इस लैंप को क्या कर रहे हैं, नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ से भी बल्ब ऑन ऑफ हो जाएगा, यहाँ से भी बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन ऑफ हो जाएगा। अब हम टू वे स्विच का यूज कर रहे हैं तो किस पर्पस से कर रहे हैं ये तो हमको दिया नहीं है, बस हमसे पूछ रहा है ये डायग्राम किस चीज का है। तो इंस्टॉलेशन का भी नहीं है, सर्किट का भी नहीं है, लेआउट भी नहीं। ये कौन सा डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम है। याद रखिएगा कौन सा डायग्राम है विद्यार्थी जी, व्हाट डायग्राम ऑफ दिस, ये वायरिंग डायग्राम है। यहाँ से हमें स्पष्ट पता चलता है कि हम लाइन को इस टर्मिनल से जोड़ेंगे, न्यूट्रल को हम यहाँ लैंप से जोड़ेंगे, फिर लैंप के एक छोर को यहाँ ला करके और फिर हम इस सेक्शन से कॉमन वाले हिस्से से जोड़ करके कपल कर देंगे और ये हमारा बीच का टर्मिनल एक दूसरे से जुड़ जाएगा और तब हमारा कनेक्शन बनेगा। तो ये हमें किस बात की चर्चा कर रहा है, वायरिंग के डायग्राम की चर्चा कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सीधी वायरिंग यहाँ पर नहीं, देखिए पूछता कि यह कौन सी वायरिंग है, तब हम लोग सीधी वायरिंग कहते। हाँ ये बात सही है कि सीधी वायरिंग का ही यह नमूना है, लेकिन ये डायग्राम कौन सा है, तो ये वायरिंग डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम है। ठीक है, हाँ इस वायरिंग डायग्राम का प्रयोग सीढ़ी की वायरिंग करने में करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग कहां करेंगे, इसका प्रयोग सीढ़ी या जीने की वायरिंग करने में करेंगे। सीढ़ी या जीने की वायरिंग का डायग्राम है। ठीक है, वायरिंग का यह डायग्राम है, लेकिन इस डायग्राम को कहते क्या हैं, ये वायरिंग डायग्राम है। जो डायग्राम वायरिंग के पूरी व्यवस्था को हमें सूचित करता है वही आपकी वायरिंग डायग्राम होती है जो यहाँ मेंशन है। तो इसीलिए हम लोग किसको स्वीकार करेंगे, वायरिंग आरेख को। ठीक है, चलिए अभिजीत जी का रिक्वेस्ट आ रहा है कि चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ डिस्कशन का स्पेशल बैच दीजिए सर। अभिजीत जी आपके रिक्वेस्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र टेस्ट जो हमारा चल रहा है उसमें चैप्टर वाइज भी हमने करवाया है और मिसलेनियस भी हम बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखकर करवा रहे हैं। और वह जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट है वह आपको किसी भी देश की सभी परीक्षा, असिस्टेंट लोको पायलट हो, एमपी हो, यूपी हो, देश के सभी भागों, सभी राज्यों की सभी परीक्षाओं में वो आपको मदद पहुंचाएगा। तो आप उससे जुड़ करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर यह अवेलेबल है। नेक्स्ट कह रहा है स्टे इंसुलेटर को जमीन से कितनी ऊंचाई, जमीन को भूमि तल से डैश से नीचे नहीं लगाना चाहिए, मतलब कम से कम कितना हाइट पर जमीन से हमको लगाना चाहिए। आप जानते हैं हमारा जो आखिरी पोल होता है उस पर हम लोग यहाँ पर क्लैंप लगा करके तब हम लोग क्या करते हैं, स्टे इंसुलेटर का प्रयोग करके तब ये आपने देखा होगा कि इस तरह से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। यह सपोर्ट के रूप में काम करता है, हमारे पोल को झुकने नहीं देता, हमारे पोल को साहब निश्चित रूप से टेढ़ा होने नहीं देता, इसको सपोर्ट प्रदान करता है। और इसका ये मकसद नहीं है कि अर्थिंग देना, यहाँ पर जो इंसुलेटर लगी होती है वो स्टे इंसुलेटर, गे इंसुलेटर होती है, इसी को हम लोग एग इंसुलेटर कहते हैं। इसका हमारे सप्लाई टर्मिनल से कोई लेना देना नहीं होता है। क्या होता है, सप्लाई टर्मिनल से कोई लेना देना नहीं होता। यह बिल्कुल भी धारा को पृथ्वी में आने नहीं देती है, इंसुलेशन को मेंटेन करने का काम करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
तो इसीलिए यहाँ जो हाइट है हमारी वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए एज पर द रूल। तो साथियों याद रखिएगा, नियमानुसार भूमि तल से 2.3 मीटर से कम पर तो कभी भी लगाना नहीं चाहिए। कितना से कम पर नहीं लगाना चाहिए? 2.3 मीटर से कम पर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, कम पर नहीं लगाना चाहिए। तो यानी अब हम क्या उत्तर ले लें? जब इतना नियम ही दे दिया है कि इससे कम नहीं होना चाहिए तो इसे ऊपर ही रखेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में राइट आंसर क्या लेंगे हम लोग? 3 मीटर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, मोटा मोटी जमीन से 3 मीटर की हाइट पर हम लोग इसको इंस्टॉल करने का काम करते हैं। तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न है, सिरोपरी लाइन में, ओवरहेड लाइन में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के नियम के अनुसार लो और मीडियम वोल्टेज वाली लाइन के लिए स्ट्रीट के मुताबिक कम से कम चालक से न्यूनतम चालक से अंतराल कितना होता है? यानी हमारा ये है आपका अर्थ का हिस्सा, और हमारी 1 2 3 और सबसे ऊपर में अर्थ कंडक्टर है, बाकी यह आर वाई बी है। ये निचला वाला जो बी है ना, इसका हाइट हमारा क्या रहना चाहिए? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अलॉन्ग द स्ट्रीट फॉर लो मीडियम वोल्टेज लाइन, तो हमारे स्ट्रीट से सबसे निचले कंडक्टर का क्या हाइट होना चाहिए, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप सबको मालूम है। साहब जी, जब कभी भी हम स्ट्रीट की बात करते हैं तो हमारा न्यूनतम जो है ना चालक में अंतराल 5.5 मीटर का होना चाहिए कम से कम, लो और मीडियम के लिए। तो उत्तर तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी, 5.5 मीटर। लेकिन लो मीडियम के लिए जो कहा गया है ना कि जो ऊंचाई होती है 5.79 के आसपास होती है, नियम ये बताया गया है कि 5.79 मीटर के आसपास जो है ये हाइट हमारी रहनी चाहिए। ठीक है, कितनी रहनी चाहिए? 5.79 मीटर के आसपास रहनी चाहिए, और लगभग ये कितना होता है आपका? 19 फीट के बराबर होता है। ये दूरी हमको रखने का प्रयास करना चाहिए और रखना ही है। ठीक है, अगर हाई वोल्टेज लाइन होगी तो क्या होगा? 6.09 हो जाएगा। हाई वोल्टेज अगर आपकी यहीं पर क्या हो जाए, हाई वोल्टेज लाइन रहे, हाई वोल्टेज लाइन रहे, तब हम लोग 6.09 मीटर यानी लगभग 20 फीट का डिस्टेंस जरूर रखने का प्रयास करते हैं। कितना रखते हैं? 20 फीट का रखने का प्रयास करते हैं। 09 को 1 कह दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6.09 है तो नॉर्मली 6.1 के आसपास हम कंसीडर कर ही लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर के संबंध में कथनों पर विचार करिए। कह रहा है स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क स्वाभाविक रूप से कम होता है। बात तो सही है, स्टार्टिंग टॉर्क जो है मेरे स्क्वायरल केज का स्लिप रिंग से थोड़ा कम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। समान रेटिंग होने पर सर्पी वलय की लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये भी बात सही है। हमारा मान लीजिए 5 HP का मतलब 10 HP का रख लीजिए स्क्वायरल केज भी है, और 10 HP का मेरा क्या है? स्लिप रिंग भी है। अब दोनों जब 10-10 HP का है तो वैसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा कि नेचुरली हमारी लागत स्लिप रिंग वाले में ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर स्लिप रिंग बढ़ रहा है, कॉस्ट थोड़ी बढ़ ही रही है, ये भी सही है। कह रहा है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग स्क्वायरल केज में, गलत बात है, ये स्लिप रिंग में होता है। स्पीड कंट्रोल की ध्रुव परिवर्तन विधि सर्पी वलय के लिए उपयुक्त होती है, ये गलत है साहब। ये ज़्यादा बेस्ट किसके लिए होता है? ये ज़्यादा बेस्ट स्क्वायरल केज के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोगों का जो सबसे अच्छा यहाँ पर होगा राइट स्टेटमेंट कौन होगा? 1 और 2। तो देख लीजिए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 यही सही है, बाकी सारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी लोगों ने भी आंसर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गैर स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में प्रेशर प्लेट का क्या उद्देश्य है? साथियों देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। हमारे इलेक्ट्रिक आयरन में खास करके वो कह रहा है जो ऑटोमेटिक नहीं है, नॉन ऑटोमेटिक है। क्या है साहब? नॉन ऑटोमेटिक है। तो नॉन ऑटोमेटिक में तो हमारा क्या ऑप्शन रहेगा? तो आप जान ही रहे हैं, थर्मोस्टेट आपकी नहीं होगी वहां पर।
ठीक है, ताकि वो टेम्परेचर के कंट्रोल के आधार पर हमारी सप्लाई को ऑन ऑफ कर सके। ये व्यवस्था नॉन ऑटोमेटिक में नहीं रहेगी। गर्म हो रहा है तो हो ही रहा है, ठीक है, क्या होता है, गर्म हो रहा है तो हो ही रहा है। ये दिक्कत है, तो ऐसे में कपड़े के जलने की संभावना बनी रहती है। क्या होती है, कपड़े के जलने की संभावना बनी रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझना है साथियों, ये मेरा पावर कॉर्ड है जिससे आप सिंगल फेज की सप्लाई किसे प्रदान करेंगे, अपने नेचुरली आयरन को सप्लाई करेंगे, और उस सप्लाई को लेकर के मेरा नाइक्रोम का जो हीटिंग एलिमेंट है वह बिल्कुल आपका क्या होगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्या होगा साहब, गर्म हो जाएगा। और जूल का जो नियम है हीट लॉस का I²R, उसके आधार पर हीट हमें प्रदान करेगा। ये आपकी स्लीव्स हैं जो पीछे लगी होती हैं, हैंडल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। फिर ये टॉप कवर है ऊपर से ढक्कन के रूप में, जो नीचे की तरफ ही हीट को जाने देता है। ये हील है जहां पर आप कनेक्शन करेंगे और टिका करके आयरन को रखने का काम करेंगे। ये प्रेशर प्लेट है, समझ गए। और साहब जी आप हमेशा याद रखिएगा, प्रेशर प्लेट जो होता है सोल प्लेट के ऊपर जो हमारी वाइंडिंग होती है उसके ऊपर दबाव बना के रखता है और सभी हीट को कंपनसेट करके निचले हिस्से में ही भेजने का काम करता है। ये मामला है साहब, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखना है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न में। तो गौर कीजिएगा साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हीटिंग एलिमेंट को सोल प्लेट के सापेक्ष मजबूती से टाइट करके पकड़ करके रखना, ताकि सारी की सारी हीट हमारे सोल प्लेट को ही प्राप्त हो, बाकी इधर उधर बिल्कुल भी ना जाए। क्योंकि जब आप आयरन करते हैं तो आप पेंदी में सोल प्लेट से ही हीट चाहते हैं, नेचुरल सी बात है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चित्र में दिया गया सर्किट क्या है, जरा बताइए, ये किस चीज का सर्किट है। तो साहब आप देख रहे हैं स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, यानी हमें जब जरूरत पड़ी तो सिर्फ आपका क्या जल रहा है, लैंप 1, फिर बाकी सब ऑफ है। फिर हमें जरूरत पड़ी दूसरे सेक्शन में, दूसरे पार्टीशन की तरफ जाने का, दूसरे कमरे में जाने का, तो हमारा सिर्फ कौन जल रहा है, लैंप 2, और ये ऑफ हो गया। फिर हमें जरूरत पड़ी अगले में जाने का, तो ये ऑफ हो गया, फिर ये ऑन हो गया। तो जब एक ऑन होता है दूसरा ऑफ होता है, एक ऑन होता है दूसरा ऑफ होता है, इस तरह की जो व्यवस्था होती है साथियों, ये समान रूप से हम लोग कहाँ पर करते हैं, जल्दी बताइए। इस तरह की व्यवस्था समान रूप से हम कहाँ पर करते हैं, गोदाम में करते हैं। ये कैसी वायरिंग है साथियों, गोडाउन की वायरिंग है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डियर फ्रेंड। क्या है ये, गोदाम की वायरिंग है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि प्रेरित के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अब जरा देख लीजिए, प्रेरित का मतलब हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि हमारा जो जब चेंजिंग फ्लक्स हमें मिलता है, ईएमएफ उत्पन्न होती है, उस ईएमएफ को स्टैटिक ईएमएफ कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं ये बात सही है कि गलत है, जरा सोचिएगा जरा आप लोग विद्वानों, क्या होगा। कह रहा है कि जब वेरिएबल फ्लक्स मिलता है तो ईएमएफ हमारी अस्थिर होती है, जरूरी नहीं है साहब, ठीक है। अब कह रहा है जब चालक चलता है और ईएमएफ उत्पन्न करता है तो गतिक प्रेरित ईएमएफ कहलाता है। चालक चलता है ऐसा थोड़ी है, हमारा दोनों चीजें रोटेट करता है। कई बार आप देखते हैं कि हमारी आर्मेचर रोटेट करती हैं, कहाँ पर साहब, तो डीसी मशीन में, डीसी जनरेटर में। और मेरा जो है ना मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है कहाँ पर साहब, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है कहाँ पर, अल्टरनेटर में करता है। तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ चालक ही रोटेट करेगा, दोनों रोटेट कर रहा है ना, दोनों चीजें रोटेट करती है। अब कह रहा है एक ही कुंडली से फ्लक्स बांधता है तो ईएमएफ जो होती हैं वो अन्योन प्रेरित, हाँ बिल्कुल सही है, म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ होता है। आपके ट्रांसफार्मर में तो यही होता है ना। फिर होता है निकटवर्ती कुंडली से फ्लक्स बांधता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ईएमएफ स्वप्रेरित होती है। ये कहाँ पर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में भी ये चीजें आपकी होती हैं। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और हमारी सिंगल कॉइल से जो फ्लक्स जुड़ रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम सही उत्तर किसे मानेंगे, हमारा जो है 3 नंबर और 4 नंबर सही है, 1 और 2 बहुत सही नहीं है। ऑप्शन ए को हम लोग सही मानेंगे, ठीक है। चलिए साहब, चालक चलता है तो डायनामिकली, गलत है ना,
चालक के चलने पर भी और हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के चलने पर भी, दोनों के चलने पर आपकी जब उत्पन्न होती है तो दोनों मेरी डायनामिकली कहलाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के चलने पर कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए साहब, तो यहां पर हुआ ना म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, तो वही तो लिखा है। अन्योन प्रेरण का मतलब है म्यूचुअली इंड्यूस्ड, ठीक है, और स्व प्रेरण का मतलब होता है सेल्फ इंड्यूस्ड। तो सेल्फ इंड्यूस्ड आप जान रहे हैं कहाँ हो रहा है। सेल्फ इंड्यूस्ड की फैसिलिटी आपको कहाँ मिल रही है? ऑटो ट्रांसफार्मर में मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा विद्यार्थी। आपको याद है शिवम बाबू, आप तो काफी विद्वान छात्र हैं, आपकी विद्वता को मेरा सलाम है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमारी जो है कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइल होती हैं? सिंगल कॉइल होती हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लोग सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वो काम करता है। और याद रखिएगा फ्लक्स की लिंकिंग दोनों तरह से होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न। कह रहा निम्नलिखित में से किस ओवरहेड लाइन इंसुलेटर का उपयोग लो वोल्टेज लाइन में अंत सिरे पर किया जाता है? ठीक है, सबसे लास्ट में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। Which of the following overhead line insulator used in the terminal end of the low voltage? साथियों, इसका प्रयोग हम लोग 11 केवी से कम के लिए करते हैं। क्या करते हैं? 11 केवी से कम के लिए करते हैं। नॉर्मली यह हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, और खास करके वैसे जगहों पर जहां आपका मोर वगैरह है, टर्निंग वगैरह है। तो टर्निंग वगैरह जहां पर होती है ना, उस जगह पर आप ध्यान रखिएगा कि टर्निंग वगैरह के जगह पर आप इस तरह के सैकल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, और तार हमारी ऐसे करके बाईपास वहां से करती है, इस भीतर वाले भाग से होकर के तब तार को हम लोग मोड़ करके ले जाने का काम करते हैं। तो नेचुरली यह 11 केवी से कम के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। अब 11 केवी से कम हम कह रहे हैं तो आपका 200, 400, 600, 800, 1000 तक भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो नॉर्मली यह जो है ना आपकी 200-400 का हम इसलिए इस्तेमाल किए हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो वोल्टेज यूज कर रहे हैं वो 230, 240, 250 पर घरों में यूज कर रहे हैं। आज 400 पर हम कहाँ कर रहे हैं? आटा चक्की मिल में कर रहे हैं, बर्फ फैक्ट्री में कर रहे हैं, ये सब जगहों पर कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया सैकल इंसुलेटर। और इस सैकल इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग मोर पर, टर्मिनल पर, लो वोल्टेज इन पर तार को मोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 230 वोल्ट पर डीसी शंट मोटर 1000 आरपीएम पर 20 एम्पियर की आर्मेचर धारा ले रहा है। आर्मेचर प्रतिरोध आर ए का मान दे दिया है 1 ओम। आपसे पूछ रहा है बैक ईएमएफ ईबी बराबर क्या होगा? ठीक है, चलिए जरा देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है उसमें वोल्टेज का मान कितना दे दिया है, इसने 230 वोल्ट दे दिया है। आर्मेचर करंट आईए कितना दे दिया है? 20 एम्पियर दे दिया है। स्पीड कितना दे दिया है? 1000 आरपीएम दे दिया है। ठीक है, कौन सा मशीन है साहब? डीसी शंट मशीन है, शंट मोटर है। तो हम लोग जानते हैं बैक ईएमएफ ईबी क्या होता है? भी माइनस आई ए आर ए होता है। ठीक है, तो भी का मान देखिए कितना है? 230 है, माइनस आई ए मेरे पास कितना है? 20 है, आर ए का मान कितना है? 1 है। तो 230 माइनस 20 करिए, ये कितना आ जाएगा? 210 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4 पोल हमारे पास है, तो पोल का मान 4 हो गया। 50 हर्ट्ज की मेरी फ्रीक्वेंसी है। हमारा इनपुट पावर कितना है? पी इनपुट है आपका 50 किलोवाट। साहब आपको स्लिप दे दिया है 5%। स्टेटर लॉस आपको कितना दे दिया है? स्टेटर लॉस 1.2 किलोवाट दे दिया है। और फ्रिक्शन लॉस जो है ना, ये कितना दे दिया है? 0.2 किलोवाट है। आपसे कह रहा है रोटर कॉपर लॉस निकालने के लिए। क्या कह रहा है? रोटर कॉपर लॉस। तो हमें साहब जी यहाँ पे कॉपर लॉस निकालना है, जिसका मान हमें मालूम नहीं है। कैसे निकालेंगे जरा आइए। क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम लोग करते हैं। विद्यार्थी जी गंभीरतापूर्वक देखिए, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। हम सब लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं रोटर इनपुट पावर। जस्ट अ सेकेंड, हम क्या निकाल लेते हैं? रोटर इनपुट पावर। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। रोटर आउटपुट पावर निकाल लेते हैं। इनपुट तो मेरे पास है ही। इनपुट तो यहाँ पी इन दिया ही है 50 वाट, है ना? स्टेटर लॉस। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं रोटर आउटपुट पावर। अच्छा, पी इन जो दे रहा है मोटर का पावर इनपुट 50 किलोवाट। अच्छा अच्छा, तो ये पी इन तो मेरे स्टेटर का ही हो गया है ना साहब। ये पी इन तो स्टेटर का ही हो गया, स्टेटर पर ही आया है। तो हम लोगों को रोटर का ही इनपुट निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। 4 पोल है, 50 हर्ट्ज मेरा है फ्रीक्वेंसी, और कह रहा है कि मोटर का पावर इनपुट, यानी मोटर का इनपुट दीजिएगा तो पहले तो स्टेटर को ही देना पड़ेगा ना, तब ना फिर रोटर के पास आएगा। स्वाभाविक सी बात है। और स्लिप 5% दे दिया है। स्टेटर की लॉसेस 1.2 और फ्रिक्शन 0.2 है। तो आइए जरा रोटर इनपुट की बात करते हैं। रोटर इनपुट पावर, तो साथियों रोटर इनपुट पावर क्या हो जाएगा? ये रोटर इनपुट पावर हो जाएगा स्टेटर इनपुट माइनस हमारा क्या होगा, जल्दी बताइए। स्टेटर इनपुट माइनस लॉसेस हो जाएगी, जो भी दोनों लॉसेस हमारी हो रही हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, चलिए जरा, स्टेटर इनपुट मेरे पास 50 था, माइनस हमने कर दिया लॉसेस 1.2 प्लस 0.2, ये आपका हो गया 50 माइनस 1.4। अब जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना मान आ जाएगा? 48.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48.6 किलोवाट। ये तो मेरा क्या मिल गया? रोटर का इनपुट पावर मिल गया। ठीक है, जब यहां हमने निकाल लिया, अब आपसे क्या कह रहा है? स्लिप है हमारी 5%। कितनी स्लिप है? 5%। तो अब आप जानते हैं रोटर कॉपर लॉस क्या होता है? ये स्लिप इनटू रोटर इनपुट पावर होता है। क्या होता है? रोटर इनपुट पावर होता है। तो हम बेहिचक क्या करेंगे, 0.05 इंटू कर दें 48.6। जल्दी बताइए तो कितना किलोवाट मेरा हो रहा है रोटर कॉपर लॉस? फटाफट बताइए। 2.44 आएगा। क्या आ जाएगा? 2.44 किलोवाट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए विद्यार्थी, कॉपर लॉस हमारी होती जरूर है I²R, लेकिन हर जगह इसी फॉर्मूले का यूज नहीं होता है। जहां जहां जैसी परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, उस हिसाब से फॉर्मूले का यूज करते हैं। मेरे पास रोटर कॉपर लॉस का जो फॉर्मूला होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, वो स्लिप गुना रोटर इनपुट पावर होता है, एस टाइम्स होता है। एस टाइम्स होता है, इसीलिए हम लोगों ने स्लिप के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दिया? रोटर के इनपुट पावर को कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए 2.44 किलोवाट कहिए या 2440 वाट कहिए, बात बराबर है। ऑप्शन में जो दिया है उसी को हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोड में सबसे कम पावर फैक्टर होगा?
लो पावर फैक्टर सबसे कम कहां पर होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनकैंडेसेंट के बारे में आप जानते हैं, यहां यूनिटी पावर फैक्टर होती है। क्या होती है? यूनिटी पावर फैक्टर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब जरा गंभीरतापूर्वक बात करिएगा साहब। हम सब जानते हैं हमारी पावर फैक्टर आर बाय जेड, रजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस होती है। हमारी पावर फैक्टर किलोवाट बाय के वीए रेटिंग होती है। आप सभी जानते हैं हमारी पावर फैक्टर कोसाइन कोण वोल्टेज व करंट के बीच होती है। ये सब रिलेशनशिप आप जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझना है कि किसमें सबसे कम पावर फैक्टर होगा। फटाफट जवाब दीजिए साहब। इलेक्ट्रिक आयरन जो है, यहाँ भी हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं? रजिस्टिव मटेरियल का यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक केतली में भी हम किसका यूज कर रहे हैं? नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ये सब आपका क्या है साहब? रजिस्टिव लोड के रूप में यूज हो रहा है। जहां भी रजिस्टिव लोड है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी के जूल के नियम के आधार पर ऊष्मा प्रदान कर रहा है, तो इन सभी का पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है? बहुत कम नहीं होगा। सबसे कम किसका होगा? गैसियस डिस्चार्ज लैंप का। यहाँ पर हम चोक का भी प्रयोग करते हैं, सबसे मिनिमम यही हो जाएगा। राइट आंसर यही है विद्यार्थी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला है थर्मल प्लांट में फ्लू गैस से फ्लाई ऐश हटाने के लिए। फ्लाई ऐश मतलब डस्ट है साहब, जो डस्ट उड़ करके कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाता है, चिपक जाता है, धूल कण है। समझ गए क्या है? धूलकण है, ध्यान रखिएगा। तो वो धूलकण को कौन हटाने का काम करता है? तो हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा साहब, उस धूलकण को हटाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का यूज करते हैं। यहाँ पर आपकी पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज हमारी क्या होती हैं? प्लेट्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है और फिर गैस जैसे ही फ्लो करती है, जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, सब आपके क्या होते हैं? आयनाइज्ड होते हैं और प्लेट के चारों ओर चिपकने लग जाते हैं। ठीक है, और जिस वजह से शुद्ध हवा बाहर जाती है और उस डस्ट को हम निकालने का काम करते हैं साथियों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, इसे ईपी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट फेरों की संख्या कितनी है? 8 है। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। कह रहा प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 8 है, तो यानी पर वोल्ट टर्न बराबर 8, यानी 8 टर्न में 1 वोल्ट हमको मिलता है। कह रहा प्राइमरी में वोल्टेज 110 है, सेकेंडरी में 25 है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? N1 1 वोल्ट के लिए 8 टर्न, तो 110 के लिए कितना टर्न? 110 गुना 8, बहुत आसानी से कर लिए, 880 टर्न हो गया N1। फिर 1 वोल्ट के लिए कह रहा 8 टर्न, तो 25 के लिए कितना? 25 गुना 8 कर दीजिए, क्या हो जाएगा साहब? 200। तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। N1 880 और N2 200। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कई बार क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, प्रश्न बहुत सरल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, प्रश्न बहुत सरल होते हैं, लेकिन उस प्रश्नों को अगर हम गंभीरता से देखें तो यह बहुत ही क्या होता है? हमारे लिए बेहतर हो जाता है और आसानी से हम सॉल्व भी कर पाते हैं। आइए साथियों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, बड़ी डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन का जो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव है। साथियों देखिए, आर्मेचर रिएक्शन हमारी होती क्या है? हमारे मेन फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव ही क्या होती है? आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्मेचर रिएक्शन कहलाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
अब हम फाई ए को कम करेंगे तभी जाकर के मेरे फाई एम पे प्रभाव कम होगा। इसको कम करने के लिए हमें आई ए को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, आई ए को कम करना पड़ेगा। दो तरह का प्रभाव होता है, एक हमारा साहब डीमैग्नेटाइजिंग होता है। क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग, ये बिल्कुल विरोध करता है फाई एम का। और दूसरा आपका क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है रास्ता को डेविएट कर देता है, फाई एम को ऊपर से नीचे आना था उसको दायां बायां खिसका देता है, ठीक है, ये चेंजिंग करता है। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए साथियों हम किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान है सभी लोगों को, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। डमी क्वाइल तो यांत्रिक बैलेंस देता है, क्या करता है, मैकेनिकल बैलेंस देता है, यांत्रिक संतुलन का प्रयास करता है। कहां पर साहब, विशेष रूप से हमारे डीसी मशीनों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर है आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो इस्तेमाल करते हैं, इसका जो इंस्टॉलेशन करते हैं वह हम लोग यहाँ करते हैं, पोल सूक में खांचे बना बना करके वहां वाइंडिंग लगाने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कौन सा वायरिंग उपसाधन उन तार के सिरों को पहचानने के लिए तार के सिरों पर लगाया जाता है जिसे किसी विशेष टर्मिनल या उपसाधन से जोड़ा जाना है। अच्छी बात है। तो साहब हम तार के सिरे पर देखिए टर्मिनल कनेक्टर है और हम टर्मिनल कनेक्टर के माध्यम से अनेक तारों को जोड़ते हैं, लेकिन क्या ऐसा ऊपर में लगा देते हैं जो स्पेशल आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और एक खास कनेक्शन से जुड़ जाने का काम करती है, या हमको आइडेंटिफाई हो पाता है कि भाई साहब इससे हम ये कनेक्शन करेंगे या यहाँ पर सप्लाई हमको जोड़ना है। तो ये जो स्पेसिफाई करने के का तरीका है, या मोटे को पतला या पतले को मोटे से जोड़ने का माध्यम है, ये सारा चीज हम लोग किसके द्वारा कर पाते हैं, वायर फेरूल के माध्यम से करते हैं। डीन रेल जो है ये डचेज इंस्टीट्यूट ऑफ नरमंग इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है, डचेज इंस्टीट्यूट ऑफ नरमंग। इसके माध्यम से हम लोग बिना किसी तरह की कटिंग किए, ड्रिलिंग किए, बड़े आराम से अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को या फिर सर्किट ब्रेकर्स वगैरह को जगह शिफ्ट करने में हमारे लिए सुविधा होती हैं। तो राइट आंसर आपका ये नंबर है, वायर फेरूल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड, एक शून्य अग्र शक्ति गुणक लोड के लिए अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव का प्रतिकार किस प्रकार किया जा सकता है। यानी जीरो लीडिंग पावर फैक्टर, क्या कह रहा है, जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पर कोई अल्टरनेटर चल रहा है। अब इस पर जो कोई अल्टरनेटर चल रहा है और उसमें जो आर्मेचर रिएक्शन की अभिक्रिया हो रही है वह किस प्रकार परिलक्षित हो रही है, उसको कैसे आप कंट्रोल करने का काम करेंगे। विद्यार्थी बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इसका जवाब देने में सक्षम है और देंगे भी। साहब जी हमेशा याद रखिएगा, हम लोग जैसे ही लीडिंग होता है तो लीडिंग का हो रहा है आपका ओवर जो हमारी करंट है, ओवर एक्साइटेशन के करस्पॉन्डिंग हमारी जो फील्ड करंट है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। तो आप याद रखिएगा मेरी एक्साइटेशन करंट के मान में, किसमें साहब, एक्साइटेशन करंट के मान में अगर हम कमी करते हैं तब जाके इस समस्या से बच सकते हैं, बाकी कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होगा। करा ओवरलोड से सुरक्षा के लिए उपयोग में हम लोग फ्यूज को लेते हैं, बात तो सही है। ओवरलोड होती है, करंट बढ़ती है, जिसके बाद निर्धारित धारा से ज़्यादा धारें लगती है, हीट लॉस होता है, मेरा फ्यूज डैमेज कर जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपसे कहना है कि हमारी सेफ्टी फैक्टर या फ्यूजिंग फैक्टर, नॉट सेफ्टी फैक्टर, यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजिंग फैक्टर। आप जानते हैं फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, कैसे इसको परिभाषित किया जाता है गणितीय रूप से। तो साथियों मिनिमम फ्यूजिंग करेंट क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करेंट अब बटा क्या होती है, रेटेड करंट, बटा क्या होती है, रेटेड करंट।
निर्धारित करंट जितना आप वहां से ले जाना चाहते हैं, ऊपर आपका क्या होता है, फ्यूजिंग करंट। ठीक है, ये रेटेड करंट किसका होता है, तो फ्यूज का ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि रेटेड करंट का मान क्या होता है, कम होता है। अब फ्यूजिंग करंट रेटेड से जब ज़्यादा जाएगा तभी ना फ्यूज करेगा, रेटेड या उससे कम जाएगा तो डैमेज ही हो जाएगा। तो हमेशा रेटेड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो किसी भी हाल में फ्यूजिंग फैक्टर का मान जब भी होता है ग्रेटर देन 1 ही होता है, 1 से कम नहीं होता। आप सब जानते हैं एचआरसी के लिए हम 1.1 लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो नॉर्मली जो आपका मान होना है 3.2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, कितना हो सकता है, तो नॉर्मली हम लोग 1.4 या उससे ऊपर का ही प्रयास समान रूपों में करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये 1.4 जो हमारा होता है वह आपके घर में यूज होने वाले फ्यूज़ किट कैट फ्यूज का होता है, जो रीवायरेबल होता है। दोबारा से इसके वायर को आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये खास बात होती है। ठीक है, एचआरसी का 1.1 होता है, एचआरसी का पूरा नाम है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, चलिए आइए साहब, डीसी 4 पोल सिंप्लेक्स वेव कुंडलित मशीन में एक चालक का प्रतिरोध 0.1 ओम है, 48 चालक हैं, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्ञात करिए। क्वेश्चन तो बड़ा ही कठिन दे दिया जी। चलिए कोशिश करते हैं। पोल मेरे पास कितना है, 4 है, एक चालक का प्रतिरोध कितना दे दिया, 0.1। कह रहा है कौन सा कुंडलित है साहब, वेव कुंडलित है। वेव है तो पैरेलल पाथ कितने हो गए, वेव है तो पैरेलल पाथ हमारे पास 2 हो गए। ठीक है, और एक चालक का प्रतिरोध है, एक चालक का प्रतिरोध कितना है साहब, एक चालक का प्रतिरोध 0.1 ओम है। कुल चालक कितने हैं, 48 हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कुल चालक का प्रतिरोध है, तो सरकार कुल चालक का प्रतिरोध निकालिए, तो ये मान कितना हो जाएगा, 48 इंटू 0.1 हो जाएगा। कितना निकल गया विद्यार्थी, फटाफट बताइए। 48 इंटू 0.1 करिएगा, सीधा 0.1 अंक के पहले बैठेगा, यानी 4.8 ओम हो जाएगा। तो कुल चालक का प्रतिरोध कितना हो गया, 4.8 हो गया। अब हमारे पास कितने पैरेलल पाथ हैं, तो हमारे पास पैरेलल पाथ 2 हैं। तो अब हमें बताइए, जब 2 पैरेलल पाथ हैं तो समांतर पथ की संख्या 2 होगी, तो प्रति पथ यानी एक पथ में कितना, तो प्रति पथ चालक का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिपथ चालक का प्रतिरोध ये आपका क्या हो जाएगा, 4.8/2 यानी 2.4 ओम। कितना हो जाएगा, 2.4 ओम। अब पैरेलल पाथ 2 है, मतलब आपका 2.4 और 2.4 ओम आपस में कैसे जुड़ गया, पैरेलल में। अब 2.4 जब पैरेलल में है तो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, सब लोग जानते हैं जब 2 समान मैग्नीट्यूड का प्रतिरोध हो तो उसका इक्विवेलेंट पैरेलल में कनेक्टेड सीधा आधा हो जाएगा, 2.4/2 कर देते हैं, 1.2 ओम हमको फाइनली मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश बलाघूर्ण की वह मात्रा है जिस पर सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनाइजेशन की स्थिति में पहुंचता है और सिंक्रोनाइजेशन की स्थिति में पहुंच करके वह सिंक्रोनस स्पीड पर कांस्टेंट गति करते रहता है, भले लोड के मान में कोई परिवर्तन क्यों ना हो जाए। वह जो टॉर्क होती है उसे पुल इन टॉर्क कहते हैं। वह सिंक्रोनिज्म को बांध करके रखता है, क्या करता है, बांध करके रखता है, जिससे ज़्यादा होने पर मेरी सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाती है, वो पुल आउट होती है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, पुल इन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बांध कर रखती है, इसी कारण से इसको आकर्षण टॉर्क कहा जाता है। साथियों यही वो ब्रह्मास्त्र टेस्ट है जो आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है,
और इसमें हमने चैप्टर वाइज प्रश्नों का डिस्कशन भी किया है, बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन का भी किया है। 3000 हमें डिस्कस करना है और लगभग हमने अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आई थिंक 2400 क्वेश्चन के आसपास हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आप इस टेस्ट से जुड़ करके, डेली टेस्ट होता है शाम 6 से 7 PM के बीच में, ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन में आपको ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट के नाम से मिलेगा, इससे जुड़ सकते हैं। और जिन छात्रों को आज की टेस्ट जो हुई हैं उसका ऑनलाइन कोर्स जुड़ना है तो वो इसी एप्लीकेशन पर BSPSCL फुल टेस्ट सेशन 4 से जुड़ेंगे। कई बच्चों का मैंने प्रश्न देखा था, वो BSPSCL फुल टेस्ट सेशन 4 से जुड़ेंगे। आइए, ये प्रश्न कह रहा है, जल विद्युत संयंत्र में हाइड्रो टरबाइन को जल की आपूर्ति करने वाली वाहक नलिका, ये जो नलिका है, मेरे रिजर्वायर में पानी यहाँ जमा है, ये आपका बांध है, और फिर इस पानी को कहाँ पहुंचा रहा है, मेरे टरबाइन तक। तो पानी को टरबाइन तक पहुंचाने वाली जो व्यवस्था है उसे पेन स्टॉक कहते हैं। यह स्टील की बनी होती हैं। कई जगहों पर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो है वो दे देते हैं ताकि मौसम का प्रभाव इस पर ना पड़े। नहीं तो हो सकता है जाड़ी के मौसम में बर्फबारी होने के कारण बर्फ अंदर जम जाए और ये पेन स्टॉक आपका फंक्शन नहीं कर पाए। तो वो चीजें आपकी क्या है, पेन स्टॉक है साथियों। सर्ज टैंक जानते हैं वाटर हैमरिंग प्रभाव से हमें बचाने का काम करता है। पेल्टन टाइप की हमारी टरबाइन होती है और बॉयलर ट्यूब का यहाँ कोई यूज है नहीं। गीजर की सुरक्षा के लिए MCB का कौन सा सीरीज, तो सभी लोगों को याद है साथियों, हमारी जो गीजर की सुरक्षा है उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम सब लोग गीजर की सुरक्षा के लिए, विद्यार्थी जी हमेशा याद रखिएगा, गीजर की सुरक्षा के लिए L सीरीज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, L सीरीज के MCB का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और आपको याद रखना है, मेरा जो G सीरीज का MCB है इंडक्टिव लोड के लिए, मोटर वगैरह के लिए, कूलेंट वगैरह के लिए, तो G सीरीज किसके लिए होता है, इंडक्टिव लोड के लिए, ये आप याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद साथियों L सीरीज जो होता है ना वो रेसिस्टिव लोड के लिए होता है, हीटर हो गया, गीजर हो गया, ये सब के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, L सीरीज। अगला प्रश्न है, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC मोटर को ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्यों साहब, क्या ऐसी खास बात है जो AC मोटर में होती है। सब लोग जानते हैं AC मोटर में ना ब्रश होती है ना कम्यूटेटर होती है। ये दोनों के नहीं होने से हमें मरम्मत भी, मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बिल्कुल घट जाता है। हमारी लॉसेस भी क्या होती हैं, वह भी कम होती हैं। हमारी इफिशिएंसी भी क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। और फ्रिक्शनल लॉसेस भी नेचुरली थोड़ा सा मिनिमाइज होता है। तो कई तरह की बेनिफिट होती हैं। तो मेन रीजन है ऑप्शन नंबर ए, इस दोनों के नहीं होने से हमारे लिए AC का ऑपरेशन बहुत ही आसान और व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। चलिए साहब, कह रहा पवन ऊर्जा प्रणाली के संदर्भ में कट इन स्पीड से क्या समझते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है साहब, कट इन स्पीड जल्दी बताइए साहब जी। वह गति जिस पर पवन टरबाइन विद्युत उत्पन्न करना शुरू कर देती है उसी को क्या कहते हैं, कट इन स्पीड कहते हैं। क्या करती है, जिस पर विद्युत उत्पन्न करना, जिस गति पर चालू कर देती है। नॉर्मली आप जानते हैं 18 से ज़्यादा ही हम लोगों को रखने का प्रयास करना है। 20+ अगर स्पीड है हवा की तो वो ठीक मानी जाती है, ठीक है। बाकी आंधी भी आ जाए तो वो भी उचित नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो है हम लोग चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड स्पीड हमें मिले और तभी जाके पवन चक्की बेहतर काम कर पाएगा। और आप जानते हैं 2 तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन होता है साथियों, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि हमारी कटिंग स्पीड का तात्पर्य होता है वो स्पीड जिस पर हमारी मशीन, जिस पर हमारी पवन चक्की रन करने के बाद विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम हो जाती हैं, उसे हम लोग समान रूप से कंसीडर करते हैं। 15 को औसत रखा जाता है, ठीक है, लेकिन उससे जब ऊपर बढ़ते हैं हम लोग तब वह अच्छा माना जाता है। आइए, सुपर टेंशन केबल, ST केबल साथियों बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम सब जानते हैं लो वोल्टेज केबल जो होता है उसमें हम कहाँ तक जाते हैं, 1 kV तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, 0 से 1 kV तक। 1 से 11 kV तक जाइए
तो वह आपका क्या होता है, हाई टेंशन HT केबल हो जाता है। ठीक है, सुपर टेंशन आपका क्या होता है, 11 से लेकर के 33 के बीच होता है। क्या होता है, 11 से 33 के बीच ST होता है। तो आपसे पूछा क्या है साहब, सुपर टेंशन, तो क्या उत्तर दीजिएगा, सही है 22 से लेकर के 33 लिखा है, बाकी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22 से 33 इज द परफेक्ट। हम लोग ऑप्शन सी लेकर चलेंगे विद्यार्थी जी। आगे बढ़िए। करा डीसी मशीन में दिक् परिवर्तन खंडों की संख्या, एक न्यूमेरिकल भी इस पर बेस्ड आया था आप लोगों के इसी टेस्ट में, मैंने एक दिन पूछा था आपसे, दिक् परिवर्तक खंडों की संख्या यानी कम्यूटेटर्स सेगमेंट्स जो हैं उसकी संख्या किसके बराबर होती है। प्रश्न बड़ा अच्छा है, आप सब हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, ये नंबर ऑफ क्वाइल्स की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यू ऑलवेज रिमेंबर दैट डियर फ्रेंड, ये क्या होती है, नंबर ऑफ क्वाइल्स के बराबर होती हैं। तो यानी नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स बराबर नंबर ऑफ क्वाइल्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़े होने पर 4 एम्पीयर की धारा कर्षित करने वाले विद्युत स्त्री द्वारा कितनी शक्ति ली जा रही है। साहब जी आपके पास वोल्टेज दे दिया 250 वोल्ट, आपके पास करंट दे दिया 4 एम्पियर, और आपकी इलेक्ट्रिक आयरन कितनी पावर कंज्यूम कर रही है वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है। ठीक है, तो हमारी P का मान क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए, पावर का मान क्या हो जाएगा। सब लोग जानते हैं पावर बराबर V इंटू आई होती है, तो 250 मेरे पास है ही, और 4 मेरे पास करंट का मान दिया ही है, कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी साथियों, ये हमारी एपरेंट पावर है, टोटल पावर है। ठीक है, बिल्कुल, इसी को 1 किलोवाट लिख दीजिए, अगर रहता 1 किलोवाट तो 1 किलोवाट लेके चलते, नहीं है तो 1000 लेके चलेंगे। ठीक है, आइए साहब अगला प्रश्न है कि हाई वोल्टेज पर विद्युत उत्पन्न करने के लिए डीसी जनरेटर का प्रयोग नहीं किया जाता। बात तो सही है, हम लोग 650 वोल्ट तक ही इससे उत्पादित कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। कम्यूटेशन की प्रॉब्लम होती है, इंसुलेशन की इश्यू आती हैं, कई तरह की दिक्कतें आती है, स्क्रैचेज आ जाएगा तो स्पार्क हो जाएगी, स्पार्क होगा तो निश्चित रूप से आपकी पूरी मशीन स्पॉइल कर जाएगी, जल जाएगी साथियों। अब कह रहा है कि इसका रीज़न बता रहा है, यदि डीसी जनरेटर में उत्पादन वोल्टेज ज़्यादा होगा तो दिक् परिवर्तन में आवश्यक इंसुलेशन अधिक लगाना पड़ेगा और दिक् परिवर्तक के आकार में भी वृद्धि हो जाएगी। अब इसका जो जवाब दे रहा है, क्या वो जवाब सही है? नहीं साहब, हमारा ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, और ये भी बात सही है कि अगर ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इंसुलेशन भी बढ़ेगा और आकार भी बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका ये नहीं है, समझ गए, इसका सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको ट्रू फॉल्स नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा था ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन रीजन जो है वह हमारे ए का अभिकथन का सही व्याख्या है। दोनों सत्य है तथा सही व्याख्या है, बात तो ठीक है, यहां पर से व्याख्या से नहीं, ये गलत है। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाई वोल्टेज पर उत्पन्न करने में संभव नहीं है, बात तो सही है, लेकिन सही क्यों है साहब, क्योंकि अगर ऐसा करिएगा तो कम्यूटेशन का प्रॉब्लम आएगा, और कम्यूटेशन का प्रॉब्लम जो आएगा तो वहां स्पार्किंग होगी, इंसुलेशन की दिक्कतें आएगी, इंसुलेशन की दिक्कतें आएगी तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इंसुलेशन की जब दिक्कत आएगी तो उस परिस्थिति में साहब आपको इंसुलेशन बढ़ाना पड़ेगा, और स्पार्क अगर आपका डेवलप करता है उसकी वजह से स्क्रैचेज डेवलप करती हैं, स्पार्क डेवलप करती हैं, स्क्रैचेज डेवलप करती हैं, परिणाम क्या होगा साहब, तुरंत आपका शॉर्ट सर्किट की स्थिति पैदा होगी, मशीन जलकर राख हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए साहब, निम्नलिखित में से किस डीसी जनरेटर का उपयोग तब किया जाता है जब लोड जनरेटर से ज्यादा दूरी पर हो।
मान लीजिए जनरेटर यहाँ पर है और लोड बहुत दूरी पर आगे जा करके है, वैसी परिस्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? हालांकि डीसी जनरेटर का इस्तेमाल बहुत हल्के फुल्के लोडों को सप्लाई देने के लिए नॉर्मली किया जाता है, लेकिन अब यहाँ जो सिचुएशन पैदा हो रही है वो ये हो रही है कि बहुत दूर पर है। तो जब ज़्यादा दूरी पर हो तो हम किसका यूज करते हैं? ओवर कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आप जानते हैं फ्लैट कंपाउंड का प्रयोग हम लोग कम दूरी के लिए करते हैं, ठीक है। जो हमारा फ्लैट कंपाउंड है, लेवल कंपाउंड है, ये कहाँ के लिए करते हैं? कम दूरी के लिए साथियों करते हैं। और ओवर कंपाउंड हम लोग ज्यादा दूरी के लिए करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड का प्रयोग तो हम लोग दूरी के लिए क्या करेंगे? ये हमारी क्या देती है साहब? डिफरेंशियल कंपाउंड हमको करंट देती है। क्या देती है? हमें करंट ज़्यादा देती है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करने का प्रयास करते हैं? ये सब जो हमारी करंट ज़्यादा देती हैं, तो ये सब आपका आर्किंग वगैरह में यूज होती हैं, वेल्डिंग वगैरह में यूज होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो सब जो है रेयरेस्ट यूज होता है, वेल्डिंग वगैरह में यूज होता है। इसीलिए मैंने कहा आर्किंग क्या है? वेल्डिंग में ही आर्क वेल्डिंग टाइप ऑफ वेल्डिंग है, ठीक है। तो वो सब करने के लिए हमें करंट ज़्यादा चाहिए, उस परिस्थिति में हम उसका यूज करेंगे। अगला प्रश्न है, चित्र में जो दिखाया गया है वह किस प्रकार का डीसी जनरेटर है? तो देखिए जरा सा, यहाँ मेरी आर्मेचर है, उसके साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। और दोनों के पैरेलल में है साहब आपका सन फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पर आपका क्या है? सन फील्ड वाइंडिंग, यहाँ आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अब जरा समझ लीजिए, यहाँ जब सीरीज और सन दोनों वाइंडिंग है तो कंपाउंड तो है, कंफर्म हो गया। लेकिन कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड है? तो जब दोनों के पैरेलल में मेरा संट हो तो लॉन्ग संट कंपाउंड कहते हैं। जब आर्मेचर के पैरेलल में हो तो उसको शॉर्ट संट कंपाउंड कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लॉन्ग संट कंपाउंड है। तो फोटो देख के पकड़ लीजिएगा, जब दोनों के पैरेलल हो तो लॉन्ग होगा, जब एक के पैरेलल हो तो शॉर्ट होगा। कह रहा 3 फेज इंडक्शन मोटर सप्लाई से जुड़ने पर चालू होती है, लेकिन लोड होने पर निम्न गति से चलती है, इसका क्या कारण है? अच्छा है प्रश्न। 3 फेज मोटर सप्लाई से जुड़ा, चालू हो गया, लेकिन लोड जैसे जैसे देते जाइएगा आपकी गति धीरे 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 क्या होती है? घटते चली जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? जरा सोचिए साहब। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारी साहब लोड बढ़ाने के बाद सप्लाई फ्रीक्वेंसी और हमारी रेटेड आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी, उसके मान में धीरे 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 क्या हो रहा है? मिसमैच हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं NS 120 F/P होता है। हमारा NS समानुपाती F के होता है। इसके परिवर्तन से NS हमारा परिवर्तित होता है और हमारे इस 3 फेज मशीन में NR हमेशा NS से कम होती हैं। रिस्पेक्टिवली हमारी स्पीड के मान में क्या होता है? परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए बाकी ये सब कोई मीनिंग नहीं रख रहा है, ये सब चीज से कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूज वगैरह तो अलग मामला है ना साहब। चलिए, ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के निकट वाइंड करना है और हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर करना है, ये कहा जाता है। ई व्यवस्था का क्या लाभ है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारा जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। पहले हम LV वाइंडिंग को लगाते हैं, LV लगाने के बाद फिर बीच में इंसुलेशन, और तब जाकर के हम किसको लगाते हैं? HV वाइंडिंग को लगाते हैं। ठीक है, तो हमारी HV वाइंडिंग ये वाली है, LV वाइंडिंग ये वाली है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि मेरे इंसुलेशन की कॉस्टिंग कम हो जाए, बहुत ज़्यादा इंसुलेशन हमें ना लगाना पड़े। परिणाम ये होता है कि हमारे लिए इकोनॉमिकल होता है और साथ ही साथ सुरक्षा भी हमें बेहतर प्रदान करता है। तो आपको जवाब तो मिल ही गया है, अब जल्दी से आप आंसर भी बता ही दीजिए। तो मेरा आंसर हो जाएगा लो इंसुलेशन की आवश्यकता के कारण, क्योंकि हम सभी का प्रयास होता है
कि हम ऐसा डिजाइन करें इंस्ट्रूमेंट का, ऐसी व्यवस्था करें जिससे नेचुरली हमारा क्या हो जाए, साथियों, तो इंसुलेशन में कमी होने के कारण कॉस्टिंग भी कम हो, हमारे कंज्यूमर्स के लिए भी वह क्या हो, फेवरेबल हो, उसको परचेज करना भी उसके लिए आसान हो, साइज भी हमारी छोटी हो जाए, अननेसेसरी चीज़ों को बढ़ाना हमें ना पड़े। इन सारी बातों का ध्यान हमें रखना परम आवश्यक होता है साथियों। चलिए, साहब, हाई हेड हाइड्रो प्लांट में किस हाइड्रो टरबाइन का उपयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हाई हेड हाइड्रो प्लांट में किस हाइड्रो टरबाइन का? तो जैसे ही आपकी हेड हाई हो गई, तो साहब हाई हेड में हम किसका यूज करते हैं? पेल्टन टरबाइन का यूज करते हैं। हाई में किसका करते हैं? पेल्टन का यूज करते हैं। तो जवाब तो आपका मिल ही गया, पेल्टन व्हील टरबाइन, ऑप्शन नंबर बी, पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है, अब यहां से एक छोटी बात समझिएगा। मीडियम में हम किसका यूज करते हैं? फ्रांसिस। फ्रांसिस कहाँ यूज होता है? मीडियम में यूज होता है। और ध्यान रखिएगा साहब, हम लोग लो के लिए किसका यूज करते हैं? कैप्लान का। कैप्लान किसके लिए यूज होता है? लो हेड के लिए यूज होता है। हेड मतलब होता है हाइट ऑफ वाटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा 0.8 एचपी का मोटर है। ठीक है, 0.8 एचपी का मोटर है। और साहब जी, हम देख लेते हैं सबसे पहले मोटर के बारे में। 0.8 एचपी का मोटर है, वाटेज में बदलिए तो 0.8 इंटू 735.5 कर दीजिएगा, ये आपका वाट में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है मेट्रिक क्वाड्रेचर कह रहा है। तो मेट्रिक क्वाड्रेचर जैसे हो गया, तो यहाँ 1 एचपी बराबर 735.5 वाट होगा। ये छोटी सी चीज़ को आपको केयर करना है। क्या करना है? इस छोटी सी चीज़ को केयर करना है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरे नंबर में मेरा सप्लाई वोल्टेज कितना दे दिया है? 240 वोल्ट आपको दे दिया है। कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद साहब आपको इफिशिएंसी कितना दे दिया है? 80% दे दिया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसको आप 0.8 भी लिख सकते हैं परसेंटेज हटाने के बाद। और फिर आपसे कह रहा है कि लोड करंट IL हमको बता दीजिए। क्या कह रहा है? लोड करंट IL हमें बताइए क्या होगा। आप सब लोग जानते हैं हमारी इफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट। नेचुरली आप सबको मालूम है। अगर हम यहाँ से एक छोटा सा काम करते हैं, क्या करते हैं साहब, हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आउटपुट बराबर इनपुट इनटू इफिशिएंसी। चलिए जरा, आउटपुट मेरे पास है 0.8 इंटू 735.5। इनपुट मेरे पास है VI cos फाई। पावर फैक्टर दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। पावर फैक्टर भी दिया है 0.8। भी का मान कितना दिया है? 240 दिया है। आई हमें मालूम नहीं है, इसको एज इट इज रख लेते हैं। कॉस फाई मेरे पास कितना है? 0.8 है। और इफिशिएंसी भी आप देखिए कितना दे दिया है? 0.8 दे दिया है। अब जब ये सभी डाटा आपके पास आ गया, तो यहाँ से IL निकालना आपके लिए मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बड़े आराम से आप निकाल लेंगे। देख लीजिए, ये 0.8 कट गया, ये 0.8 कट गया। फाइनली आपको क्या मिल गया विद्यार्थी? यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आप IL क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे 735.5। अब बाय आपका हो जाएगा 240 इंटू 0.8। साथियों, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जल्दी से जवाब दे दीजिए कितना मैग्नीट्यूड मिल रहा है? व्हाट शुड बी द रियल मैग्नीट्यूड? 3.8 एम्पियर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो कभी भी आप लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल देखकर घबराइए नहीं। न्यूमेरिकल लंबा चौड़ा भले दिखता है, लेकिन आसानी से वो हल हो जाता है। अगर आपको फॉर्मूला और रिलेशनशिप मालूम है तो बहुत मुश्किल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा जब दो अल्टरनेटर को एक चल लोह तुल्यकालदर्शी यानी सिंक्रोस्कोप का प्रयोग करके सिंक्रोनाइज किया जाता है,
तो हमारे सिंक्रोनाइजेशन के सिंक्रोस्कोप के इंडिकेटर की गति किस बात पर निर्भर करती है? आप देख रहे हैं कि हमारा जो सिंक्रोस्कोप का ये पॉइंटर है, अगर ये इस ग्रीन वाले नोब पर 12 के अप्रॉक्स है, मिड पोजीशन पर है, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन हो गई है। अगर ये आगे पीछे होता है तो इससे कहीं न कहीं ये जानकारी मिलती है कि हमारी फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, मिसमैचिंग हो रही है। यानी हमारे अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी और दूसरे अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी जिससे हमको कपल करना है, वो दोनों के बीच क्या है, कहीं न कहीं चेंजिंग है, किसी का मान ज़्यादा है। यानी स्पष्ट है अल्टरनेटर की आवृत्ति में अंतर को यह बताने का काम करता है। हम सब जानते हैं कि परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के लिए फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है। परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज सीक्वेंस का सेम होना अत्यंत ही आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहब जी कह रहा है सौर सारणी में डायोड को अवरुद्ध करने का उद्देश्य क्या है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब। सौर सारणी में डायोड को अवरुद्ध करने का क्या उद्देश्य है, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। सौर सारणी को अवरुद्ध है तो सबसे पहले तो छोटा छोटा चीज समझिए। ये है आपका सोलर सेल, एक सिंगल वाला, पूरा का पूरा सेल नहीं होता है। और ये देख लीजिए कई सारे सेलों को मिला करके सोलर पैनल बना है। 60 से 72 सेल एक साथ मिल जाते हैं तो 250 से 400 वाट तक का पैनल होता है वो। फिर यहाँ देखिए कई सारे पैनल जब एक साथ अरेंज हो जाएं तो सोलर एरे कहते हैं, पीवी एरे कहते हैं। और कई सारे एरे जब एकत्रित हो जाए तो सोलर पैनल सिस्टम कहलाता है। और तब जाकर के आप उससे बड़ी बड़ी चीज़ों को, जैसे आपका टीवी है, फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, ये सब को आप संचालित करने का काम करते हैं। अब आपसे कहा है कि भाई साहब डायोड क्यों लगाते हैं, तो हम चार्ज तो कर रहे हैं लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि मेरी डिस्चार्ज जल्दी ना हो, क्योंकि डायोड के बारे में सभी को पता है वह यूनिलैटरल होती है। क्या होती है? सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करती है। ठीक है, चार्ज तो हो गया, लेकिन जब रिवर्स की बात होती है तो उस समय में इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, रिवर्स में कंडक्ट ही नहीं करती है, निरावेशन संभव नहीं हो पाता है। और निरावेशन जब संभव नहीं होता है तो ये हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि हम चाहते हैं मेरा चार्ज लंबे समय तक टिके। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैटरियों को प्रकाश वोल्ट सेलों के माध्यम से वापस डिस्चार्ज होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं साहब? डायोड का, क्योंकि ये यूनिलैटरल है, एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होता है और वो फॉरवर्ड होती है। फॉरवर्ड में ही करंट जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स बायस में करंट का संचालन बिल्कुल भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से ट्री वायरिंग सिस्टम का नुकसान क्या है? देखिए ये सामने जो तस्वीर है ये ट्री वायरिंग सिस्टम है। एक ही जगह से निकालते गए हैं, लूप लगाते गए हैं, लूप लगाते गए हैं, लूप लगाते गए हैं, आगे बढ़ाते गए हैं। ठीक है, अब जब आगे बढ़ाते गए हैं, लूप लगाते गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है साथियों, तो बड़ा कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। कहाँ कौन किस हिसाब से जुड़ा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा हो जाता है, तो फॉल्ट की संभावना भी रहती है। अब फॉल्ट को जल्दी खोज पाने में भी दिक्कत रहती है। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि फॉल्ट को पता लगाना बड़ा कठिन होता है। एकदम मकड़े के जाल की तरह यह साहब दिख रहा होता है, बड़ा भद्दा दिखता है। हालांकि अब तो यूज कर ही नहीं रहे इस सब टेक्निक का, अब तो हम लोग कंसील कंड्यूट का ही यूज कर रहे हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। साहब जी ये जो जंक्शन बॉक्स दिखाया गया है ये कौन सा जंक्शन बॉक्स है, जल्दी से बता दीजिए। साथियों ये जो जंक्शन बॉक्स दिखाया गया है ये थ्रू बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है? थ्रू बॉक्स है। हम इसके माध्यम से, यहाँ से आप इसको खोल करके ढक्कन निकालिए, देख भी सकते हैं, और यहाँ से कंटिन्यूअस आप लाइन को आगे खींच के बढ़ा भी सकते हैं। तो ये थ्रू बॉक्स था, इसमें कोई शक नहीं है। टी रहता तो आपका शेप ऐसा न रहता जी, ऐसा शेप है का? किस प्रकार का वितरण तंत्र निर्माण के प्रकार के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो साथियों बड़ा अच्छा प्रश्न है, जरा कंसेप्ट को पकड़िएगा। कह रहा है कि टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कम्स अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। निर्माण के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमने कितने भागों में बांटा है? तो साहब जी निर्माण के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अगर बांटा है उस पर हम लोग आते हैं तो यह हमारी क्या होती है? निर्माण के आधार पर यहाँ तो साहब भूमिगत तंत्र और आपका ओवरहेड, अंडरग्राउंड सिस्टम और
ओवरहेड सिस्टम, यही दो है, अंडरग्राउंड, ओवरहेड। ठीक, ये सब जो है ना आपका रेडियल है, इंटरकनेक्टेड है या रिंग है, ये तीनों हमारी क्या है साहब, ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है हमारी कनेक्शन की योजना है। क्या है ये तीनों, याद रखिएगा, ये तीनों संयोजन का प्रकार है। क्या है साहब, संयोजन का प्रकार है कि भाई साहब हम किस प्रकार से कंज्यूमर तक बिजली पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कनेक्शन का यह प्रकार है। ठीक है, और ये हमारी भूमिगत, याद रखिएगा, ओवरहेड, ओवरहेड एवं अंडरग्राउंड, ये दोनों जो है ये हमारे कंस्ट्रक्शन के आधार पर तय किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साहब, ये कंप्यूटर की भी रामबाण बैच है साथियों, इसके माध्यम से जुड़ करके आप कंप्यूटर के 15 मार्क्स लाने के सपने को साकार कर सकते हैं और BSPSL अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं। यह भी बैच अवेलेबल है कहाँ पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में भी यह बैचेज चल रही हैं 3 से 4 PM के बीच में, और ये कहाँ पर चलती हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह बाजार समिति सेंटर पर। साथियों कह रहा है इलेक्ट्रीशियन और इंजीनियर को कौन असेंबल किए गए उपकरण से तार या उपकरण के इनपुट आउटपुट कनेक्शन को जोड़ने की अनुमति देता है, यानी किसके माध्यम से आप इनपुट आउटपुट को जोड़ पाते हैं, टर्मिनल में कनेक्शन कर पाते हैं, ये सारी चीजें आप कहाँ से कर पाते हैं, टर्मिनल ब्लॉक से कर पाते हैं। टर्मिनल ब्लॉक्स में आप ऐसे ऐसे आपका स्क्रू रहता है, तार को दीजिए, स्क्रू को टाइट कर दीजिए, फिर खोलना है खोल लीजिए, सप्लाई लेना है ले लीजिए, सारा चीज कौन कर रहा है, टर्मिनल ब्लॉक कर रहा है। वहीं से हमारा ये सारी व्यवस्थाएं हमें प्राप्त होती हैं। कह रहा है कि ये कौन से जनरेटर का प्रतीक है, तो देख करके ही आपको क्लियर हो रहा है, ये मेरा जनरेटर है, उसका आर्मेचर है, उसके जस्ट सामने क्या लगा है, आपका सन फील्ड वाइंडिंग है, अब बाकी सीरीज अलग से। तो कंपाउंड तो है ही, कंपाउंड तो है ही, लेकिन कैसा कंपाउंड है साहब, ये शॉर्ट शंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, शॉर्ट शंट कंपाउंड है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था साथियों, शॉर्ट शंट कंपाउंड, मैंने कहा था आपसे कि यदि मेरी आर्मेचर की वाइंडिंग, आर्मेचर का अरेंजमेंट और मेरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये दोनों साथ हो, और दोनों के पैरेलल यदि मेरा क्या हो, दोनों के पैरेलल यदि मेरा शंट का फील्ड हो, तब यह माना जाता है लॉन्ग शंट। जब सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल हो तो क्या माना जाता है, शॉर्ट शंट माना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, फोटो से पकड़ना सीख लीजिए। कह रहा ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो एक ही वाइंडिंग होती है, यही कॉमन होती है, और इसी कॉमन वाइंडिंग में हम एक सप्लाई यहां से देते हैं, या इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दोनों तरह से जुड़ी होती हैं। इसके वाइंडिंग्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी के वाइंडिंग्स में कोई रेजिस्टेंस अनंत वाली बात नहीं होती है। यहाँ रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, और ये सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। हम लोग इसका इस्तेमाल साहब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के रूप में करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग वैरियक के रूप में करते हैं, वोल्टेज वैरियक यानी वोल्टेज के मान को परिवर्तित करने के रूप में करते हैं, लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं साहब, कई सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। तो आप याद रखिएगा, इसमें क्या होती हैं, केवल एक ही वाइंडिंग होती हैं। क्या होती हैं साथियों, केवल एक ही वाइंडिंग होती हैं। दैट वन इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है ट्रांसफार्मर में ब्रीदर की क्या आवश्यकता है। ये देखिए साहब, हमारा ब्रीदर कहाँ लगा है, कंजर्वेटर के पास लगा है। ठीक है, अभी ट्रांसफार्मर की ही क्लासेस रामबाण बैच में चल रही है, कल ही मैंने ये पढ़ाया भी है। अब देख लीजिए साहब, यहाँ पर क्या है, ब्रीदर लगा हुआ है, और ये ब्रीदर जो हमारा हो रहा है, ठीक है, तो ये ब्रीदर क्या कर रहा है, जैसे ही एक्सेसिव आपका हीट होने के बाद हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल का वॉल्यूम बढ़ता है, ऑयल का वॉल्यूम बढ़ता है, तो जो पहले से गैसेस है वो गर्म होती हैं और गैसेस डिस्पर्सन भी होता है। वो होने के बाद इस पाइप के माध्यम से कहाँ ऑयल सेटल्ड होती हैं, लेवल में आती हैं, कंजर्वेटर पर आती हैं, और कंजर्वेटर में आने के बाद फिर यहाँ की जो हवा है वो बाहर निकल जाती है। तो ब्रीदर का काम हवा को बाहर निकालना भी है, और जब धीरे धीरे ऑयल नॉर्मल होती हैं, कूल होती हैं, ठंडी होती हैं, तो फिर ये हवा को क्या करती हैं साहब, सक करने का काम करती है, खींचने का काम करती है। ठीक है, और वो हवा जो बाहर से खींचती है वो हवा कैसी होनी चाहिए, नम हवा नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो शुष्क हवा होनी चाहिए। तो बाहर से बिना मॉइस्चर के हमारी एयर आए, और उस बिना मॉइस्चर के जो एयर आए, याद रखना
बिना मॉइस्चर के जो एयर आए तो उसको हमको कंपनसेट करना है और उस नमी को एब्जॉर्ब करने का काम करना है, नमी को प्रवेश नहीं कराने देना है। आप याद रखिएगा, हम नमी को सोखने के लिए किसका यूज करते हैं? सिलिका जेल का यूज करते हैं। किसका यूज? सिलिका जेल, SiO2 का प्रयोग करते हैं साथियों, ठीक है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर ये नहीं रहेगा तो हम CaCl2 का यूज करेंगे। प्रारंभ में जब नमी नहीं सोखता है, यह नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है, और जब नमी सूख लेता है तो यह व्हाइटिश पिंक हो जाता है। क्या होता है? व्हाइटिश पिंक हो जाता है। जीवन भर याद रखना, व्हाइटिश पिंक होने पर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक दोबारा गर्म कर दीजिए, वापस ब्लू हो जाएगा, यूज कर लीजिए। अगर ये पीला हो गया, यूज नहीं करिए, बेकार हो गया, कितना भी गर्म करिएगा खत्म हो जाएगा, तब फिर आपका ट्रांसफार्मर डेंजर जोन में चला जाएगा और नमी जब अंदर प्रवेश करेगी तो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारे ऑयल की क्या होगी साहब? बिल्कुल घट जाएगी और कुचालकता भी कमजोर होगी और इंसुलेशन की क्षमता तो कमजोर हो ही रही है और ये कूलिंग भी नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखिएगा साहब। तो राइट आंसर क्या है? अंदर जाने वाली हवा से नमी को अवशोषित करना। दिस इज द करेक्ट आंसर। साहब जी, ये हमारी वॉल्यूम 2 की बुक है, रुक्मिणी प्रकाशन से, आप सब लोगों के पास उपलब्ध है और आप इसे निश्चित रूप से क्या करिएगा, ठीक है, पढ़ करके और इससे प्रैक्टिस करिए। 100 क्वेश्चन का सेट है, 20 और बाइलिंगुअल क्वेश्चन है और नेचुरली आप ये ध्यान रखेंगे, इसकी प्रैक्टिस से आपको काफी मजबूती का एहसास होगा। बुक से फ्लिपकार्ट, अमेजन सब जगह उपलब्ध है। बुक से संबंधित इंक्वायरी के लिए 7079212121 पर आप ऑफिस आवर में कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्साइटेशन और गति की दी गई शर्तों की तरह टर्मिनल वोल्टेज V और लोड करंट I के बीच का ग्राफ क्या कहलाता? बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपको कह रहा है साहब, एक तरफ हमारी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज V है और दूसरी तरफ मेरी लोड करंट IL है। तो साहब हमेशा याद रखना, V और IL के बीच का जो कर्व होता है यह एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, बाह्य कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है, बाह्य अभिलक्षण। तो बाह्य अभिलक्षण किसके बीच होगा? VIL के बीच, VIL के बीच। इंटरनल किसके बीच होगा? EA के बीच होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसके बीच होगा? EA और IA के बीच होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ डीसी मशीन का योग साथियों हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरी डीसी मशीन छोटी मशीन है तो छोटी मशीन का योग हम किससे बनाते हैं? कास्ट आयरन से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कास्ट आयरन से। और जो बड़ी मशीन होती हैं उसका हम योग किससे बनाते हैं? कास्ट स्टील से बनाते हैं। ध्यान रखिए, किससे बनाते हैं? कास्ट स्टील से। आप सबको मालूम है योग को ही बॉडी कहते हैं, फ्रेम कहते हैं साहब, ठीक है ना। तो हमारी योग फ्रेम होती हैं, बॉडी होती हैं, इसी के सहारे पूरी की पूरी मशीन असेंबल होती हैं, मैकेनिकल सेफ्टी भी देता है, ठीक है। साथ ही साथ पोल्स वगैरह सारी चीजें यहीं पर क्या होती हैं? असेंबल की जाती हैं। तो ये मशीन का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यही समान रूप से स्टेटर ग्रुप में हमारा काम भी करता है। तो दिए गए ऑप्शन में जो सबसे सुटेबल आंसर है डियर फ्रेंड, वो कौन सा है? ध्यान रखिएगा, दिए गए ऑप्शन में सबसे सुटेबल आंसर कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर डी, कास्ट आयरन। क्योंकि यहाँ बड़ा छोटा कुछ भी बोला नहीं है, इसीलिए हम लोग कास्ट आयरन ही यहां पर लेकर चलेंगे। आइए साहब, हमारा अगला प्रश्न है, एक ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर उपयोग करने का उद्देश्य लाइव कंडक्टर को पकड़े रखना है। बात तो सही है, लेकिन लाइव कंडक्टर को सिर्फ ये पकड़ता ही नहीं है, बल्कि लाइव कंडक्टर के माध्यम से अर्थ के द्वारा संपर्क होने से बचाता है। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने की जो संभावना पैदा होती है उसे भी मिनिमाइज करता है और हमारे पोल में करंट का लीकेज होने नहीं देता। नहीं तो पोल और हमारे साहब क्रॉस आर्म के माध्यम से करंट जब लीक करेगी तो LG फॉल्ट होगा और वो LG फॉल्ट से पूरी व्यवस्थाएं हमारी क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। और आप जानते हैं लगभग 70% जो है हमारा क्या होता है? LG फॉल्ट की संभावना होती है और ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। इसीलिए फाइनली विद्यार्थी जी आप ध्यान रखिए, राइट आंसर इज व्हिच वन? ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आप हमारे इस टेस्ट से अगर जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन है हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट,
इस एप्लीकेशन पर हमने अभी तक 4 सेशन कवर कर दिए हैं। सेशन 1 यहाँ भी 10 सेट मिलेगा, सेशन 2 वहाँ भी 10 मिलेगा, सेशन 3 10 मिलेगा, सेशन 4 जो आज आखिरी चलेगा वो भी आपको 10 मिलेगा विथ डिस्कशन बाइलिंगुअल क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और अब हम लोग सेशन 5 की ओर भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग प्लेटफॉर्म बाय ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर जा करके डाउनलोड करके इस टेस्ट से जुड़ सकते हैं। इससे संबंधित इंक्वायरी के लिए आप 7079212121 पर भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जीत और मेहनत करिए, आपकी परीक्षा भी इसी साल होगी, बिल्कुल भ्रम में मत रहिए, और जो भी गतिविधियां होगी उसके लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपके बीच कंप्यूटर के प्रश्नों की चर्चा करने के लिए सुजय सर आ रहे हैं। नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आवाज़ चालू कर दे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका, बताइए क्या हाल चाल है। पेन कहाँ चला गया? अच्छा, बताइए माय डियर, कैसन है आप लोग रघुआ? तरीके कैसन है आप लोग? कमेंट तो हमको ना दिख रहा है, अभी हाइड है, लेकिन तनके देर में देख लेंगे। जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वह सब कहिएगा जो हम कहने के लिए कहे हैं, कुछ और खाली मत कहिएगा। बी स्पेशल कितना महाराज? 32 है ना, 32 नंबर। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। नहीं क्या, आपको भी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मस्त, ठीक है, चले, सुप्रभात। हाँ 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 हाँ, बहुत हंसी आ रहा है आपको, क्या है, ऐसा क्या हो गया? हाँ, आप वास्तव में सिमरन है, नाम रख लिए हैं खाली? इधर देखिए, चलिए करें स्टार्ट। अरे बताइए, क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए, क्या होगा इसका? अच्छा, पहले बैच ही आ गया है। चलिए देखिए, अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं कंप्यूटर और ट्रेड दोनों का, तो आपको पता है जैसे कि रामबाण आपका कंप्यूटर और ट्रेड दोनों का चल रहा है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस को बेहतरीन ढंग से कराया जा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ट्रेड और कंप्यूटर के साथ, और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं कम से कम फीस में, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपका अवेलेबल है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कंप्यूटर का दीजिए फटाफट, क्या होगा? क्या होगा? बेल्टोन टेस्ट भी लिख दीजिएगा उसमें। देखिए आपका कह रहा है क्या कि नेटवर्क में आपका WEP का अर्थ क्या होता है, बताइए। WEP का क्या अर्थ होता है? वायर इक्विवेलेंट प्राइवेसी। क्या होता है आपका? वायर इक्विवेलेंट आपका प्राइवेसी होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबका सी ही आ रहा है, किसी और को कुछ और भी आ रहा है? क्या हो जाएगा इसका? वायर्ड इक्विवेलेंट आपका प्राइवेसी हो जाएगा, जो आपका क्या है? WEP, ये नेटवर्क के अंदर है। अगर हम थोड़ा नेटवर्क की चर्चा करें तो आपको 3 चीज याद रखना है। पहला आपका क्या? लैन याद रखना है कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क के बारे में। और इसमें आपको लिखा हुआ क्या मिल जाएगा कि ये स्मॉल आपका स्मॉल जियोग्राफिकल आपका एरिया के लिए होता है, मतलब छोटा स्पेस के लिए। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आपका क्या है? तो मैन है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन आपका एरिया नेटवर्क, जिसमें आपको 1 से 2 सिटी को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो ये आपका सबसे छोटा जगह के लिए, इससे तनका बड़ा के लिए, यानी कि आपको सिटी को कनेक्ट करना है तब। और तीसरा आपका क्या होता है?
तो आपका वैन होता है, और इसी के बड़ा फॉर्मेट को क्या हम तो इंटर यानी कि इंटरनेट कहते हैं, जो बड़ा लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है, यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि ये लार्ज आपका लार्ज जियो आपका ग्राफिकल एरिया के लिए आपका ये होता है। तो ये तीनों बात आपको ध्यान में रखना है। पिछले बार तो जस्ट इतना पूछा था क्या कि इस लैन और वैन के बीच में कौन बैठा है मामा जी, तो ये आपका कौन बैठा है, मैन बैठा, बस इतने से बात पूछा गया था। चलिए, हाँ, इंटरनेशनल कनेक्ट करने के लिए समझ गया बतिया। आगे बढ़े कंट्री लेवल पे। अरे वाह, कमाल की बात कह दिया। अरे प्रियदर्शी सब जगह आप हमको भेटा रहे हैं, क्या बात है, सुबह में भी थे शाम में भी है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सुबह में 8 बजे वाला क्लास कितने लोग देखे हैं, मजा आया कि नहीं, कितना सारा हंस रहे हैं जी। सर कल आपको देखे थे 8 के बाद, अच्छा अच्छा कल देखे थे, तो पटने में है तो देखबे ना करिएगा जी। चलिए अगला देखिए, कह रहा कंप्यूटर के संदर्भ में आपका वेटवेयर क्या है, वेटवेयर क्या है आपका, बताइए क्या है वेटवेयर, जल्दी डू फास्ट। 37 का सी किसका आ गया, बिहारी बाबू का आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, उससे पहले अंजलि प्रिया का भी आया हुआ है। इधर देखिए, ये आपका मानव मस्तिष्क होता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, ह्यूमन ब्रेन। ये जस्ट आपका वेटवेयर हो जाता है, कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, उसी के जैसे होता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो आपका सीपीयू होता है ना, सीपीयू के जैसे होता है। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो PROCESSOR, प्रोसेसर या फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर बोलिए या माइक्रो प्रोसेसर, या इसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ये सब कुछ इसी को कहते हैं, तो आपको तो पता ही है सर जी। चलिए इधर देखिए, ठीक है लक्ष्मी, इधर देखिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ये कैसा होता है, कंप्यूटर में जैसा सीपीयू होता है उसी के जैसा होता है। सर ऑनलाइन में सबके साथ लिख लिए थे, मुझे भी भेजना दीजिए। अच्छा, ओहो, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए फटाफट क्या होगा। क्या कह रहा है आपका, इन आपका आईटी व्हाट इज द आपका टेक्निक ऑफ आपका टेम्पोरली डिलेइंग सेंडिंग आउट गोइंग एक्नॉलेजमेंट कॉल। कह रहा है आईटी में आउट गोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं, जो देरी से जाता है। कहते हैं ना अभी ये जाना चाहिए टाइम पर, वो अभी ना गया, देरी से गया, तो उसको क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के टर्म में। सबका आंसर डी आ रहा है, कौन कौन डी वाले हैं देखे थोड़ा सा, हाँ शिव का भी डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पिगी फ्रेंगमी इसको कहते हैं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। कोई सी में तो नहीं ना लगा दिया गलती से, डी 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 डी। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर है 39। क्या कह रहा है 39, कह रहा अल्टा विस्टा क्या है, तो अल्टा विस्टा आपका एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन। और अल्टा विस्टा आपका पहला आपका सर्च इंजन है, पहला आपका सर्च इंजन है। कौन सा इंजन है, पहला सर्च इंजन आपका अल्टा विस्टा है। जितने भी लोग BSPCL की तैयारी कर रहे हैं डियर, आपको टेस्ट मारना अति आवश्यक है। अगर आप टेस्ट नहीं मार रहे हैं तो समझिए आप पीछे रह जा रहे हैं उन लोगों से जो टेस्ट डेली मार रहे हैं। तो कंप्यूटर को टेस्ट मारने के लिए कंप्यूटर में आपका 2 टेस्ट आया, सेशन 1 और सेशन 2। जितने लोग अभी कोई भी सेशन नहीं किए तो पहले सेशन 1 कर लीजिए, उसमें आपको टेस्ट लगाने के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी हम पूरा करवाए हैं। और जो सेशन 1 लगा लिए और सेशन 2 लगा लीजिए। हम पहले ही आपको बोले थे कंप्यूटर में आपका 2 सेशन आएगा, 1 और 2, तो दोनों सेशन को आपको लगा लेना है अच्छे से। वो कहाँ मिलेगा, तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आपका ऐप पर आपको कंप्यूटर का टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अल्टा विस्टा आपका क्या है, तो आपका सर्च इंजन है। और सर्च इंजन का नाम बताइए, सर्च इंजन जल्दी जल्दी आप लोग नाम लिखिए, देखते हैं थोड़ा कौन कौन लिख रहा है सबसे फास्ट।
एक तो आपका कौन हो गया, अल्टा विस्टा, डॉट आपका कम होता है। अगला बताइए गूगल, गूगल आपका सर्च इंजन है। अगला आपका बिंग आपका सर्च इंजन है। याहू आपका सर्च इंजन है, ठीक है। और सर्च इंजन का नाम कोई नहीं लिखा, याहू लिख दिया, गूगल लिख दिया, तो हम ही लिखे हैं अपने तरफ से लिखे। बिंग हो गया, गूगल हो गया। अरे हम लिखे खाली वही, अरे क्रोम ब्राउजर है, हो जाएगा ऑनलाइन कुटाई आपका, क्रोम ब्राउजर है गुरुजी, मांग भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। अगला बताइए, ये बड़ी छोटका लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ के सुना देंगे आपको। इधर देखिए, तनी छोट है ये फॉन्ट इसका, यांडेक्स, हाँ यांडेक्स सर्च इंजन है। कह रहा क्या ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, जिसे हम सब जगह जगह भेजते हैं ना, तो कह रहा क्या ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कह रहा फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सिग्नल का लॉस आपका बहुत कम होता है और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो 40 का आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। हाँ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 40 का बी, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल आपका जो फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर है किस लिए आपका, हाई हाई इंटरनेट कनेक्शन के लिए, हाई आपका स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए ऑप्टिकल फाइबर का। और आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एक में ऑप्टिकल फाइबर, दो में आपका डिजिटल आपका डिजिटल सब्सक्राइबर आपका लाइन, यानी कि आपका डिजिटल सब्सक्राइबर आपका लाइन हो गया। और स्लो स्पीड के लिए कौन होता है, थोड़ा बताइए तो। डायल अप, नाम सुने हैं, डायल अप जो होता है स्लो आपका इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है। स्लो इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन होता है, डायल अप होता है स्लो इंटरनेट कनेक्शन के लिए। हाँ स्लो के लिए होता है, इसमें मोडम का यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका बी हो गया। अगला बताइए, कह रहा सूचना प्रौद्योगिकी में आपका DASD का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए जल्दी। अरे 41 का आंसर किसका नहीं आया अभी, आ गया। डी 41 का डी, डायरेक्ट एक्सेस आपका स्टोरेज डिवाइस। अरे डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। सबका यही है, डी, ठीक है। सीब का सबसे पहले आ गया, ठीक है। बाकी लोग, ओए सी वाले बिहारी बाबू ध्यान से, डोमेन नहीं डिवाइस, ऑप्शन डी। अगला बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। ऑफिस पैकेज में मेन क्या क्या होता है आपको पता है। अरे जो ऑफिस पैकेज की बात करते हैं, ऑफिस आपका पैकेज, ऑफिस पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर मेन क्या आता है पता है आपका, एमएस आपका वर्ड, उसके बाद आपका एमएस एक्सेल, और उसके बाद आपका पावर आपका पॉइंट। तो ये सब आपका क्या है, मेन है। बाकी और भी कुछ होता है जेकर थोड़ा बहुत काम होता है, वो कौन होता है आपका, तो आपका WPS आपका होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 होता है, लिब्रा भी होता है, लेकिन ये क्वांटम नहीं होता है रे बाबा, ये क्वांटम नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ सब का आंसर सी आ रहा है, क्वांटम आपका नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेन क्या होता है, तो यही आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और आपका
पावर पॉइंट मेन 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 होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन 43 नंबर है। कह रहा है क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड, अरे इसका बड़ी आप लोग इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट काम के लिए, जिसका हिस्ट्री कोई मेंटेन ना करे इनकॉग्निटो मोड का यूज करते हैं। गूगल कहता है कि अगर आप इनकॉग्निटो मोड का यूज करिएगा तो आप क्या काम के लिए आए हैं हम किसी को नहीं बताएंगे और ना आपका हिस्ट्री मेंटेन करेंगे। तो करते तो होइएगा इसका। तो उस पूछ रहा है ना कि अगर इनकॉग्निटो मोड को अगर लागू करना है तो डायरेक्ट कौन सा शॉर्टकट की होगा बताइए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे करने से काम थोड़े चलेगा, सब इधर देख रहे, समझ गए। तो कंट्रोल शिफ्ट उसके साथ क्या होगा, एन होगा। तो इनकॉग्निटो मोड, हाँ करते हैं, देख रहे करते हैं सर इनकॉग्निटो मोड। ध्यान रखिएगा यहो कभी कभी सेव करके रख लेता है, तो अगर ज्यादा हेराफेरी किए तो किसी दिन यहो आपको ऐड दिखाना शुरू कर देगा कि भाई आप ये चीजें सर्च करने के लिए आए थे, तो मामला गंभीर आपके साथ हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सावधान और सतर्क रहिए इनकॉग्निटो मोड वाले, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए अगला बताइए। कुछ शॉर्टकट की ध्यान रख लीजिए, हाँ मैं लिख देता हूं, देखिए जैसे कि आप लोग, मैं लिखता हूं इधर, आप उधर से बताइए जल्दी। कॉपी के लिए क्या होता है बताइए, अरे क्या होता है, कंट्रोल के साथ की आने की सी। पेस्ट के लिए क्या होता है बाबा बताइए जल्दी, कंट्रोल के साथ भी। और किसके लिए, बोल्ड के लिए क्या होता है बताइए, कंट्रोल के साथ बी। इधर लिखूं चार में, चार में इधर लिखता हूं, बोल्ड हो गया। इटालिक के लिए क्या होता है, कंट्रोल के साथ आई। और आपका अंडरलाइन के लिए, अंडरलाइन के लिए क्या होता है, कंट्रोल के साथ यू होता है। ये सब याद है। एक और लिख देते बड़का वाला, इधर लिखिए सुपर स्क्रिप्ट। सुपर आपका स्क्रिप्ट के लिए जो इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो क्या होता है आपका कंट्रोल प्लस में आपका शिफ्ट, प्लस प्लस का साइन होता है। और यहीं पे बोलेगा क्या आपका सब स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में इजकल टू का साइन, तो ये क्या हो जाएगा सब स्क्रिप्ट, ठीक है। हाँ 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 हाँ, गलत बात है, और ज्यादा मत हंसिए, बी स्पेशल। चलिए हो गया पूरा। शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते तो ले लीजिए, ले लीजिए, हो गया। आइए आगे बढ़े, चलिए 44 का आंसर बताइए। बहुत हंसी छुट रहा है, 44 का आंसर बताइए, 44 का फटाफट। काड़ा आपको बताइए, देखिए कितना इज्जत कर रहा है क्वेश्चन आपका, हालांकि इतना है नहीं आपका। कह रहा है बताइए निम्नलिखित कथन के बारे में सत्य या असत्य। कह रहा है सही कौन है और गलत कौन है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है एमएस वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, तो काला ना हो सकता है। राइट अलाइनमेंट कहने का क्या मतलब कि राइट से आप जगह छोड़ दीजिए एक बराबर, तो राइट अलाइनमेंट हो गया। कौन कौन अलाइनमेंट होता है बताइए, तो एक होता है आपका लेफ्ट, लेफ्ट के लिए क्या होता है कंट्रोल प्लस में एल। राइट अलाइनमेंट के लिए क्या होता है आपका, तो कंट्रोल प्लस में आर। और सेंटर के लिए, अरे सेंटर के लिए बता दीजिए, कंट्रोल के साथ थे ई। और जस्टिफाई के लिए बताइए, कंट्रोल के साथ क्या होगा गुरुजी, जे होगा। हो गया, हाँ क्या लिख रहे हैं, ओ हो इपिक लाइन क्या है हाँ ठीक है। चलिए इधर देखिए सब लिख लिए, अरे आंसर बताइए। तो राइट अलाइनमेंट हो सकता है, तो ये तो सही है। करा एमएस वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकता है। अरे कला नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो ये बात गलत कह दिया और ये सही। तो एक मतलब एक सत्य है और दूसरा क्या है असत्य। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए किसका किसका आया था, हाँ पारुल का भी आ गया है, बाकी और किसका आया है, आया तो बहुत लोग का है, नाम एगो दूगो ले लेंगे, ठीक है। चलिए अगला बताइए, कुंदन का भी आ गया है।
हो गया। हाँ, टेक गामा। चलिए अगला आंसर बताइए। अब ये आ गया आपका, अगर कोई BSPCL का रिकॉर्डेड बैच करना चाहता है कंप्यूटर का तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन चाहते एकदम दमदार प्रैक्टिस करना, तो आप जुड़ सकते हैं किस बैच से, प्रगति के साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अभी कोई एकदम फ्रेश टारगेट बैच चाहिए तो मिशन बेल्ट्रॉन के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट देना चाहते हैं तब प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे आइए, 10 को झकास टेस्ट मिलेगा आपको, उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा एकदम एग्जाम पैटर्न से मैच करते हुए। अगला आइए, दीजिए 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या कह रहा है। कह रहा आपका MS वर्ड के हाल के संस्करण, जैसे कि आपका MS वर्ड 2016, अरे 16 लिखल है, 19 रहे, 21 रहे, क्या फर्क पड़ता है, आइए इधर बताते हैं, ठीक है। हाँ, इधर देखिए, अकारा होम मेन्यू के तहत आपका क्लिप बोर्ड आने की कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता। देखिए, तो क्लिप बोर्ड सबसे पहले क्या है, वो टेम्पोररी स्टोरेज है। क्या आपका टेम्पोररी स्टोरेज है। कैसा स्टोरेज है, टेम्पोररी। टेम्पोररी आपका क्या है, स्टोरेज है। अब यहां क्या क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर तो होता है सर, कट भी होता है, कट के लिए आपका कंट्रोल के साथ थे एक्स होता है, पेस्ट भी होता है सर, जो कंट्रोल के साथ थे भी होता है। ये शो हाइड और अनहाइड थोड़े यहां होता है, यहां नहीं होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर आपका होता है, ठीक। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े बाबा। चलिए अगला 13 का बताइए। कह रहा पॉप, आपका पॉप का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है आपका, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। आज में 3 जो है क्या दिखा रहा है, संस्करण दिखा रहा है, मतलब इसका वर्जन दिखा रहा है। बोलते हैं ना, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, ठीक है ना। हाँ हाँ प्रियदर्शी, हम समझ रहे हैं, तना मत हंसिए आप, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, तो क्या दिखा रहा है आपका, वर्जन दिखा रहा है कि ये चौथे नंबर, तीसरे नंबर का संस्करण दिखा रहा है, ऑप्शन आपका डी। एक दो और याद रखिए, देखिए जैसे कि आपका पॉप बोले या आई आपका मैप बोले, ये दोनों किसके लिए होता है, ईमेल को रिसीव करने के लिए। आपका ईमेल को क्या करने के लिए, रिसीव करने के लिए, रिसीव आने की प्राप्त करने के लिए। लेकिन 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 अगर मेल को भेजना हो तब, अगर ईमेल को सेंड करना हो तब क्या होगा, प्रोटोकॉल। आने की ईमेल आपका, ईमेल को सेंड करने के लिए क्या होता है आपका, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका पोर्ट नंबर कितना आता है, 25। आई पॉप का पोर्ट नंबर कितना होता है, 110। और आई मैप का 143। तो ये बात कौन याद रखेगा, हाँ नहीं, आपको याद रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर। अरे वीडियो तनका पीछे चल रहा है क्या, हम पढ़ा के आगारू चल जा रहा है, वीडियो अब पिछाड़ुए रह जा रहा है। फिर से लड़की का ही नाम लिए अरे नहीं, अब दोबारा नहीं लेंगे चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन, इस बार आंसर कौन दिया है देखते हैं। हाँ, पिंकी आपका आंसर सही आया, बाकी बिहारी का भी सही है। चलिए अगला देखिए, कह रहा क्रोम ब्राउजर में इसकी डिफॉल्ट सेटिंग जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस आपका बोर्ड शॉर्टकट की का आपका प्रयोग किया था। कौन सा आपका कीबोर्ड शॉर्टकट की है, क्या करने के लिए, तो आपको सेट करने के लिए, क्या, जूम फीचर को। बताइए आंसर, बताइए फटाफट, किसका ए नंबर आ गया, ए नंबर आ गया सर। कंट्रोल के साथ 0 लेंगे, और कंट्रोल के साथ डी से क्या आता है, डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है, ठीक है ना। और कंट्रोल के साथ 9 से क्या, जो ब्राउजर में क्या क्या सर्च किए हैं ना, वो हिस्ट्री को देखने के लिए। तो ब्राउजर के हिस्ट्री, ब्राउजर के हिस्ट्री,
हिस्ट्री को देखने के लिए किसका, कंट्रोल प्लस में 9 हो गया। ठीक बा, चलिए अगल का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ई हो गया, ई हो गया गुरुजी। चलिए 48 का आंसर दीजिए, क्या होगा? डू फर्स्ट। इतना छोटका छोटका में कितना बात लिख दिए जी। अच्छा पूरा कॉपी पेस्ट कर दिए क्वेश्चन में। हाँ चलिए, कह रहा है आपका एक ईमेल में क्या आपका समाविष्ट हो सकता है, मतलब जब किसी को ईमेल भेजते हैं ना तो उनमें क्या क्या हो सकता है। तो ईमेल में आप अपना फोटो भी भेज सकते हैं और उनका भी भेज सकते हैं, कोई फाइल अटैचमेंट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। ईमेल लिखते समय में कोई भी उसमें स्पेस अलाउ नहीं होता है। बाकी इसमें से देखिए पढ़ के, कह रहा आपका टेक्स्ट इमेज लेकिन फाइल नहीं, ऐसा थोड़े होता है, फाइलों भेज सकते हैं, गलत बात है। टेक्स्ट इमेज लेकिन इमेज नहीं है, गलत बात है। इमेज वीडियो लेकिन आपका ये भी गलत है। टेक्स्ट भी, फाइल भी, इमेज सभी भेज सकते हैं, ऑप्शन आपका डी। और ईमेल की बात करेगा ना तो ईमेल का मतलब क्या हो गया आपका, ईमेल की बात, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मेल होता है। समझ गया बातों को। और इसका कितना आपका 3 गो आपको याद रखना है, क्या, प्रोटोकॉल। कौन कौन, पॉप एंड आपका आई मैप रिसीव करने के लिए, और उसके बाद सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भेजने के लिए, और उसके बाद आपका क्या, इसमें फ्री जो आपका स्पेस होता है कितना होता है, 15 GB। और उसके बाद अटैचमेंट फाइल कितना भेज सकते हैं, अटैचमेंट फाइल कितना, 25 आपका MB। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी, डी 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 गुरुजी डी। आगे बढ़े, 49 नंबर बता दीजिए। कह रहा पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं, तो पहले ही जो टुकुर टुकुर एड्रेस डाल करके खोलते हैं, जो पहला पेज दिखता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको होम पेज कहते हैं। फर्स्ट पेज नहीं कहते हैं, होम पेज, होम पेज कहते हैं। कंप्यूटर के भाषा में बताना है, अपना घड़े के भाषा में ना बता देना है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है कि आपका एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या, मतलब कितने लड़ी जोड़ सकते हैं, ओकर संख्या पूछ रहा है। तो कैसे निकालते, n इंटू एन माइनस 1/2 कर देंगे, ठीक है ना। और n क्या है, नंबर ऑफ नोड है, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करिए, जल्दी जल्दी। अरे 50 क्वेश्चन में पहुंच गया, आप जल्दी जल्दी का वीडियो डिमांड कर रहे हैं। आपका खत्म हो गया। जितने भी लोग टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट दीजिए। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को डाउनलोड करिए, उस पर आपको कंप्यूटर का टेस्ट मिलेगा, ट्रेड का भी टेस्ट मिलेगा, वहां से दे सकते हैं। और अगर आप BSPCL की तैयारी कर रहे हैं तो आप रामबाण बैच से जुड़िए, जो कंप्यूटर ट्रेड दोनों के लिए है। बेहतर तैयारी हो जाएगा जितना टाइम आपका बचा हुआ है इसमें, ठीक है। अभी टाइम है तैयारी करने का, जब एक बार एग्जाम डेट आएगा तब 15 से 20 दिन का आपको टाइम मिलेगा। उसमें आप कुछ नहीं कर पाइएगा, खाली रिवीजन कर पाइएगा। तब पढ़े रहिएगा, पहले से तना रिवीजन करिएगा, समझ गए। वही समय पढ़वो करिएगा, रिवीजनों करिएगा तो मामला गंभीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे अगले टेस्ट डिस्कशन में, यानी कि आपका कल, ठीक है। तो किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, अरे टेस्ट पर जाइएगा ना, इतना कम पढ़ाई से रखा है कि समझ लीजिए कि मेहनत किया हुआ है वो थोड़ा सा मिल जाए, और बस आपका उसके बाद क्या, तो सर्वर का चार्ज मिल जाए, वही टेस्ट का प्राइस रहता है, और क्या। अब जानवे करते कम पैसा में ज्यादा सामान देने का काम हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे अगले टेस्ट डिस्कशन में। थैंक यू सभी लोगों को, थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों। बेल्टेन टेस्ट शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया।